One more day in life to enhance your productivity. देखो आपकी जो सीए यात्रा है उसमें कंपनी लॉ का जो चैप्टर है, कंपनी लॉ जो है आपके सिलेबस में, उसमें एक टॉपिक है जिसको भी हम बहुत डिस्कस करेंगे, सारी चीजें करेंगे। सबसे पहले थोड़ी सी चीजें हैं वो मैं देख लेता हूँ। आपका टॉपिक ऑफ द डे इज चैप्टर नंबर 6, रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्जेस बैच टीआई 1 2। हाँ जी, सबसे पहले कंपनी लॉ में आपका दो पार्ट में कंपनी लॉ डिवाइडेड है, राइट। पार्ट 1 एंड पार्ट 2। पूरी बुक का नाम है कॉर्पोरेट एंड अदर लॉज। अदर लॉज में जनरली इंस्टीट्यूट ने 3 चैप्टर रख रखे हैं, बट उसमें भी अगर हम एलएलपी भी उसी में रख दें जनरली तो 4 हो गए समझो। हालांकि एलएलपी इज अ पार्ट ऑफ कॉर्पोरेट लॉ, क्योंकि जब आप एलएलपी एक्ट पढ़ोगे, फाउंडेशन में थोड़ा बहुत ब्रीफिंग की होगी, तो आपने देखा होगा एलएलपी का जो कनेक्शन है वो रजिस्ट्रार से, राइट। एमसीए कंट्रोल करता है, कॉर्पोरेट लॉ हो गया, कॉर्पोरेट को कंट्रोल करता है, प्लस एलएलपी को भी कंट्रोल करता है। बट टेक्निकली तो ये होना चाहिए, बट रियलिटी में पार्ट बी में इन चारों चैप्टर को रख देना चाहिए इंस्टीट्यूट का। अभी तो 3 रखा हुआ है, तो पार्ट बी मतलब 46 मार्क्स, वो हटा दो आप। फर्स्ट पे आ जाओ, कंपनीज एक्ट या कॉर्पोरेट लॉ या कंपनी लॉ, बेटर होगा वर्ड कंपनी लॉ। कॉर्पोरेट लॉ में और भी आ जाएंगे। तो अब इस जर्नी में एक चैप्टर है जिसका नाम है चार्जेस। आपकी बुक में है चैप्टर नंबर 6, जिसको बोला जाता है रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्जेस, राइट। सबसे पहले तो इसकी वेटेज कितनी है पेपर में। देखो पेपर में आपके ये 6 मार्क्स तक पूछा जाता है, 6 मार्क्स तक आ सकता है। समटाइम्स 4 मार्क्स भी आ गया, कभी 5 में आ गया, 6 में, तो मैक्सिमम 6 मार्क्स तक ये पूछा जा सकता है। अब 6 मार्क्स कितने में से, सवाल है 100 में से 6 मार्क्स। 100 माइनस 46 कितना बचा, 54। 54 मार्क्स में से कितने मार्क्स का, 6 मार्क्स। अब थिंक अबाउट द वेटेज, दिस इज द क्लियर पिक्चर। क्योंकि 100 नंबर में नहीं है, क्योंकि 100 नंबर में पूरा पार्ट उधर पूरा 46 मार्क्स मैंने माइनस कर दिया 4 चैप्टर्स का, तो इसमें तो वेटेज भी है। अब दूसरा, एज एन स्टूडेंट मैं क्यों पढ़ूं। अभी बुक बंद कर लो सब लोग, बुक बंद करो, अभी पहले सुनो कि जब मैं कहूंगा तो बुक खोलना है, सब कुछ करना। सबसे पहले कि हमें ये चैप्टर पढ़ना क्यों चाहिए, रीजन व्हाई वी शुड लर्न दिस चैप्टर। देखो जब आप कंपनीज में जाओगे, ठीक, तो जब भी कंपनीज में जाओगे, कंपनी को एडवाइस करोगे, कॉर्पोरेट लॉ की नॉलेज रहेगी आपको, तो आपसे आप देखोगे कि कई कंपनीज होंगी वो लोन लेना चाहेंगी। जनरली कंपनीज बिजनेस कैसे करती है बताओ, कैपिटल कहां से आता, पैसा कहां से, बिना पैसे के बिजनेस होगा, बिजनेस बिना पैसे के बिजनेस होगा क्या, पॉसिबल है, नहीं है। लोन लेते हैं, कई तरीके होते हैं पैसा लेने के, फैमिली से ले लें, फ्रेंड से ले लें, फादर से ले लें, ये तो घर की बात हो गई। आउटसाइड फिर बैंक से भी लेंगे। अब बैंक से लेंगे, बैंक देगा नहीं देगा, कब देगा, कैसे देगा, ये सारी चीजें हैं। अब उसकी लीगलिटीज चार्जेस में बताते हैं। अब बैंक से आप लोन लेने गए, अभी मैं रियल केस स्टडी डिस्कस करूंगा आपसे। तो अब आपको क्या देखना है एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, कि क्या ये कंपनी, जो कंपनी में मैं काम कर रहा हूं, अब ये कंपनी ने इतना लोन उठाया है, उसके बदले में इसने क्या रख रखा है, उसके बदले में कितना, कोई चीज क्या मॉर्गेज कर रखी है क्या,
क्या किसी चीज पे चार्ज क्रिएट है क्या? समझ में आ रहा है क्या? इतनी सिंपल सी बात। तो उसकी लीगलिटीज हमें जानना जरूरी है, क्योंकि कंपनीज आपकी तरफ देखेगी एक्सपेक्टेशन के साथ कि आपको इसकी नॉलेज होगी। और हमने सोचा कि 6 मार्क्स का आएगा, 54 उसको छोड़ के जाए। तो पेपर में तो 6 मार्क्स का आएगा, वो भी कम वेटेज नहीं है 54 के हिसाब से, बट लाइफ के एंगल से। अच्छा बताओ, कितने लोगों ने फाउंडेशन ये लाइन सुनी है, पब्लिक डॉक्यूमेंट? पब्लिक डॉक्यूमेंट सेक्शन 399 सिलेबस में नहीं था आपके, बट फाउंडेशन में लाइन सुनी होगी कि एमओए एओए इज अ पब्लिक डॉक्यूमेंट, ये सुना था ना? उसी लिस्ट में एक चीज और ऐड हो गया, चार्जेस। रजिस्ट्रेशन जैसे चार्ज रजिस्टर करा देते हो आप, ये भी पब्लिक डॉक्यूमेंट हो जाता है। क्या हो जाता है? पब्लिक डॉक्यूमेंट। इस पर बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे। अभी सबसे पहले मैं एक छोटी सी पिक्चर खोलता हूं। इनको आप जानते हो क्या? कौन है ये? मिस्टर अनंत अंबानी। ठीक है, बताने की जरूरत तो है नहीं कौन है, नाम ही काफी है। अब मिस्टर अनंत अंबानी रिलायंस जियो हेड कर रहे हैं, पता है आपको? रिलायंस जियो कौन हेड कर रहा है, किसके डिवीजन में? आकाश के, आनंद के? नहीं पता। अनंत अंबानी अपने बिजनेस को एक्सपेंड करना चाहते हैं रिलायंस के, राइट? ये क्या है? बेसिकली कंपनी है। क्या है ये? कंपनी। ये क्या है, नाम सुना आपने? ये कौन है? बैंक है ना, एचडीएफसी बैंक। अनंत अंबानी ने कहा यार मुझे ना 100 करोड़ रुपए चाहिए। किससे कहा? एचडीएफसी से। क्या इन्होंने कहा और एचडीएफसी ने तुरंत दे देगी 100 करोड़? क्यों अंबानी दे नहीं सकती? 5,000 करोड़, 10,000 करोड़ के मालिक है, लाख करोड़ के मालिक, इनको नहीं देगी? या बैंक भी अपनी फॉर्मेलिटीज करेगी? करेगी ना। अंबानी जी आते हैं और एचडीएफसी कहते हैं 100 करोड़ दे दो। अब बैंक ने इनका प्रपोजल देखा, सब कुछ देखा, प्रोजेक्ट देखा, सब कुछ एक्सेप्ट कर लिया कि वाह बहुत बढ़िया प्रोजेक्ट है आपका। तो उसके बाद इनको बोलते हैं बैंक वाले, इनकी टीम को, कि हम दे तो देंगे, इसके बदले में आप बैकअप में क्या दोगे? बैकअप में जैसे रियल लाइफ में अगर आप देखें तो जैसे रियल लाइफ में हम किसी से पैसा मांगते हैं, बैंक को छोड़ दो आप, वैसे भी क्या मिल जाता है तुरंत? बैंक को छोड़ दो, अभी बैंक 2 मिनट की हटा लो, क्या तुरंत मिल जाता है? कैसे मिलता है? लोकल एरिया बताओ, लोकल एरिया की बातें। कुछ तो मांगता है ना, आपकी शादी की चेन मांग लेगा, रिंग मांग सकता है कि भैया मैं कैसे भरोसा कर लूं? क्या आप ये बोल दो क्या मेरी बात की वैल्यू नहीं है क्या? जबान दे दी, वही है सिक्योरिटी। भैया ये सब पहले जमाने में चलता था, पहले के टाइम पे बात की वैल्यू होती थी, वहां पे सिक्योरिटी के रूप में उनकी जुबान दी जाती है। जुबान मतलब निकाल के नहीं, जुबान मतलब कि वो बोल दिया बस, देखा भी होगा कहीं तुझे। लेकिन अब टाइम नहीं है, अब कुछ ना कुछ तो मांगते ही है। तो अब उसके केस में क्या हुआ कि ये बैंक जाते हैं, बैंक कहता ठीक है आपका प्रपोजल अच्छा लगा, 100 करोड़ हम दे देंगे, बदले में बैकअप में क्या है? बैकअप में क्या है? ये बोलते हैं बैकअप में क्या है? ये कहते हैं कि भैया हमारी इतनी बड़ी रिलायंस की बिल्डिंग, तुम्हें ये दिख ही नहीं रहा बैकअप में क्या है हमारे पास? इनकी टीम कह रही। तो बैंक वाले मुस्कुराते हैं। बैंक वाले देखो इतनी बड़ी मुस्कुराहट आ रही है, देखो बैंक वालों ये कि वाह इतनी बड़ी बिल्डिंग है रिलायंस की, इसका मतलब ये रिलायंस की बिल्डिंग को एज अ सिक्योरिटी रखना चाह रहे हैं। क्या रखना चाह रहे हैं?
बैकअप में 100 करोड़ के, फिर ये रेडी हो जाते हैं, कहते हैं ठीक है, अब ये इनको लोन देंगे। ये बैकअप में सिक्योरिटी पे चार्ज क्रिएट हो गया है। क्या क्रिएट हो गया? चार्ज क्रिएट हो गया इस पे। एक्चुअल में ये प्रॉपर्टी पे यूज करने का राइट तो रिलायंस के पास है, ऑफिस चल रहा है, सब कुछ चल रहा है, लेकिन उस पे चार्ज किसने क्रिएट कर रखा है? बैंक ने। बैकअप में किसके? बैंक में, एज ए सिक्योरिटी। अगर ये 100 करोड़ रुपए नहीं दे पाई रिलायंस, तो एक टाइम बाद ये बिल्डिंग किसकी हो जाएगी? उतने अमाउंट तक जितना लोन दिया प्लस इंटरेस्ट अमाउंट, राइट? इतनी सिंपल सी बात कितने लोगों को समझ में आ गई? अभी तक समझ में आ गई क्या इतनी बात? मैं इनको कह दूं क्या लेंडर? क्योंकि बैंक कौन है जो लेंडिंग कर रहा है, लोन वगैरह दे रहा है, लेंडर। ये कौन है? और हो गए प्रकार से पैसा ले रहे हैं, और ये एसेट है, राइट? कौन सी? इमूवेबल प्रॉपर्टी। कौन सी है? इमूवेबल प्रॉपर्टी। अब इसको बैकअप में रखा है इन्होंने, अब इसके थ्रू पूरा गेम घूमेगा। अब एक क्वेश्चन है, इन्होंने अपनी बिल्डिंग यहां पे रख दी, गिरवी रख दी, मॉर्गेज कर दिया बैकअप में, उसके बदले में इनको लोन मिल गया। लोन मिलने के बाद मेरा क्वेश्चन यह है, दुनिया को कैसा पता चलेगा कि रिलायंस ने चार्ज क्रिएट किया हुआ है, गिरवी रख के चीजें ली हैं? सब लोग सोचना शुरू करो 2 मिनट के लिए। कल को मैं हूं आईसीआईसीआई बैंक, अभी एचडीएफसी था, यही रिलायंस आईसीआईसीआई बैंक के पास चला जाए और बोले कि अरे मेरी वो बिल्डिंग है ना, उस पर चार्ज क्रिएट करके 100 करोड़ मुझे दे दो, तो आईसीआईसीआई को पता चलेगा क्या है? ऐसे नॉर्मली चल जाएगा क्या? नहीं। तो यहां एंट्री होती है चार्ज की, चैप्टर की। किसकी होती है? चार्ज की। जैसे ही ये चार्ज क्रिएट करेगी इनकी बिल्डिंग पे, इनकी प्रॉपर्टी पे, आरओसी के पास ये चार्ज रजिस्टर्ड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रजिस्टर्ड हो जाएगा। और जैसे ही चार्ज रजिस्टर्ड हो गया, ये विद इन द आईज ऑफ लॉ पब्लिक डॉक्यूमेंट बन गया। क्या बन गया? पब्लिक डॉक्यूमेंट। अब उसके बाद अगर मान लो ये जाते हैं आईसीआईसीआई बैंक के पास, तो आईसीआईसीआई बैंक इनके पब्लिक डॉक्यूमेंट देखेगा, उसमें एक है चार्ज, क्या? रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्ज चेक करेगा, और वो चेक करेगा क्या इस पे ऑलरेडी लोन तो नहीं है, क्योंकि वो डिटेल किसके पास होगी? आरओसी के पास। इससे क्या उसको हेल्प मिलेगी कि नहीं मिलेगी? किसको? यस। आप समझ रहे हो किसको प्रोटेक्ट कर रहा है? अब बताओ किसको प्रोटेक्ट कर रहा है ये चार्ज का चैप्टर? एनी पर्सन हु वांट टू डील विद द कंपनी एंड वांट टू लेंड समथिंग, आउटसाइडर को हेल्प कर रहा है कि नहीं कर रहा है? अब आउटसाइडर क्या लोन दे देगा? अगर रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्ज देख ले ऑलरेडी भैया 100 करोड़ का तो चार्ज क्रिएट है, तो नहीं देगा। और व्हाट इफ की ये ना होता प्रोविजन, तो क्या होता? क्या प्रॉब्लम आ सकती थी? इधर से एचडीएफसी से भी लोन लेते, आईसीआई से, अरे ये रही ना बिल्डिंग, आईसीआई से भी लोन लेते, पीएनबी से भी लोन लेते, और अब ले सकते हैं क्या? क्योंकि अब सबसे पहले अगर आईसीआई इनको लोन देगा, सबसे पहले रजिस्ट्रार के पास जाके फीस पे करके सबसे पहले देखेगा रजिस्टर ऑफ चार्ज, कितना चार्ज क्रिएट है इनके ऊपर, तब जाके इनको क्या देगा? लोन देगा। तो हेल्प मिल रही है कि नहीं मिल रही इस चैप्टर से? कितने लोगों को ब्रीफिंग समझ में आएगी, बैकग्राउंड समझ में आए? समझ में आ रहा है? अब इसके बाद आते हैं इस चैप्टर पे। ये जो चैप्टर है इसमें जर्नी शुरू होती है सेक्शन 77 से और खत्म कहां हो जाएगी? 87। मतलब गूगल मैप लगेगा 77 पे और खत्म होगा 87 पे, चैप्टर मैप जिसको बोलते हैं। इसके लीगलिटी, अब फ्यूचर में अगर आप रिलायंस में गए, लेट से अनंत अंबानी कंपनी में एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट गए, उनकी लीगल टीम का पार्ट हो गए आप, कॉर्पोरेट एडवाइजर हो गए आप अंदर, तो अगर ये चैप्टर आपने अच्छे से पढ़ रखा है तो आप चार्ज के केस में उनको एडवाइस कर पाओगे, क्योंकि जो इस सेक्शन में, जो एक्ट में, जो रूल्स में है, इसके अलावा कुछ नहीं, जो है बस इतना ही है, प्लस रूल्स, और कुछ नहीं अलग। इसी के बेस पे आपको एडवाइस करना है वहां पे। समझ में आ रहा है?
तो जब उधर एडवाइस करोगे तो पैसे भी तो मिलेंगे, पैसे भी तो मिलेंगे। पैसे किसके मिलेंगे? नॉलेज के, नॉलेज के मिलेंगे ना पैसे। तो हमने यहां नॉलेज लिया हुआ है सिर्फ एग्जाम पास करने के लिए नहीं, कि मतलब क्यों है, इसके लिए हम पढ़ रहे हैं। वाई? तभी तो एज अ सर्विस दे पाएंगे रिलायंस को। सेवा है ये, सेवा है कि नहीं भाई? उस बैंक ने मान लो आपसे एडवाइस मांग ली, बैंक में आप अपॉइंटेड हो, लेट्स से एचडीएफसी में ही आप अपॉइंटेड हो। एचडीएफसी बैंक भी तो सीए का ही है, फाउंडर उसका जो था सीए दीपक पारिक। तो अब वो आपसे, बैंक आपसे पूछे भैया चेक करो इनके बारे में थोड़ा, तो चार्ज का चैप्टर लगा के सारा एनालाइज कर लोगे 2 मिनट में। व्हाट इफ हम पढ़ के ही नहीं गए हैं कुछ, तो सिचुएशन कभी ऐसी खड़ी हो गई लाइफ में, पूछेगा आप चार्ज जानते हो? हाँ बोलोगे कि हाँ चार्ज मतलब इंसान एकदम एनर्जेटिक, ठीक है। फिर कोई बोल देगा चार्जर, ठीक है, ऐसे बोलोगे। नॉर्मल बंदे को चार्ज बोलोगे उसको कुछ चार्ज नहीं होगा, वो सोचेगा चार्ज मतलब एनर्जी। आपसे कोई चार्ज, तो तुरंत कहोगे रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्ज की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्ज। अब एक बार बस सेक्शंस को हम देखेंगे, उसके बाद इसमें पोस्टमार्टम करना शुरू करेंगे। क्या करना शुरू करेंगे? पोस्टमार्टम। सबसे पहले देखें क्या क्या सेक्शंस हैं पूरे चैप्टर में, बस एक ब्रीफिंग देखेंगे, बस क्या क्या लाइंस हैं। देखो सबसे पहले कह रहा है ड्यूटी टू रजिस्टर चार्ज। ये सेक्शन आपको हेल्प करेगा कि किसकी ड्यूटी है ये चार्ज को रजिस्टर करवाना आरओसी के पास। कम ऑन है, हेलो, क्वेश्चन क्या है? सेक्शन 77 आपको किस में हेल्प करेगा, क्या बताने में? कि भैया ड्यूटी, ड्यूटी मतलब कर्तव्य, किसके ड्यूटी है ये जो चार्ज क्रिएट हुआ है, ये इंफॉर्मेशन रजिस्ट्रार को कौन देगा। क्वेश्चन समझ में आ रहा है क्या? कौन सा सेक्शन हेल्प करेगा इसको जानने में आपको? 77 आपको हेल्प करेगा किसमें? कि ड्यूटी टू रजिस्टर चार्ज किसकी है, चार्ज रजिस्टर कौन करवाएगा, आरओसी को रजिस्टर करवाने की जिम्मेदारी किसकी है। बस 3 लोग जान लो अभी के लिए, फॉर द टाइमिंग 3 लोग। अभी जैसे रिलायंस थी, पहले जिम्मेदारी बनती है रिलायंस की। किसकी बनती है? रिलायंस। पेपर मत लिख देना, पहले जिम्मेदारी बनती है कंपनी की, हैशटैग रिलायंस, ठीक। दूसरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, रिलायंस अगर फेल हो जाए तो एचडीएफसी बैंक की, हैशटैग चार्ज होल्डर बोलते हैं उसको। और तीसरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, कई बार ऐसा होता है जैसे रिलायंस ने वो प्रॉपर्टी किसी और को बेच दी, सुनना, चार्ज क्रिएट था, वो प्रॉपर्टी मुंबई वाली किसी और को बेच रखा है, सेल कर दिया। अब वो अभी चार्ज किसके नाम पे क्रिएट है? एचडीएफसी। तो अब जिसको नया पर्सन जिसको खरीदा है वो अपने नाम से उसको रजिस्टर कराएगा, न्यू पर्सन। 3 ही लोग हैं, इसके अलावा कुछ नहीं। कौन कौन? पहला जनरली जो आता है, पहला तो एक कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी, सबसे पहले रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है? कंपनी की। कंपनी अगर फेल हो जाए तो लॉ ने किसको मौका दिया है? चार्ज होल्डर मतलब बैंक। और थर्ड केस में न्यू परचेजर, ऐसे के लिए भी समझो, न्यू परचेजर जैसे नया परचेज किया प्रॉपर्टी, क्योंकि अभी किसी और के नाम पे है, तो वो फिर फोन करेगा, मतलब क्या? रजिस्ट्रार को फोन नहीं करेगा, रजिस्ट्रार को रजिस्टर कराएगा, भैया आप मेरे नाम से इन्फॉर्म करेगा उसको। तो पहला सेक्शन तो ये हेल्प करता है। पहला सेक्शन किसमें? ड्यूटी किसकी है। दूसरा आता है एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्ज। एप्लीकेशन कौन देगा रजिस्ट्रार, मतलब कितने दिन में देगा, टाइम ड्यूरेशन वगैरह। 77 टू अप्लाई इन सर्टेन केसेस, कह रहा है ये वाला जो सेक्शन है ड्यूटी टू रजिस्टर चार्ज, कुछ सेक्शंस है, कुछ पॉइंट्स हैं, वहां पे कब होगा, किस केस में होगा। डेट ऑफ नोटिस ऑफ चार्ज, कौन सी तारीख से मान लिया जाएगा कि ये चार्ज रजिस्टर्ड हो गया लॉ की नजर में। सुनना है क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट लग रहा है। कौन सी डेट से लॉ मान लेगा कि तुम्हारा चार्ज रजिस्टर्ड हो गया इन द आइज ऑफ लॉ, वो कौन सा सेक्शन बताएगा? 80, डेट ऑफ नोटिस ऑफ चार्ज। अब ये जो चार्ज है, चार्ज क्रिएट कर दिया आपने, तो इस चार्ज रजिस्टर ऑफ चार्ज कौन मेंटेन करेगा? रजिस्टर। तभी तो किसी को देखना होगा, देख लेगा वहां जाके, जो रजिस्टर ऑफ चार्ज मेंटेन है, कुछ प्रेस्क्राइब फीस देके देख लेगा।
कंपनी टू रिपोर्ट सेटिस्फेक्शन ऑफ चार्ज। सेटिस्फेक्शन ऑफ चार्ज का मतलब जैसे वो चार्ज लोन लिया था, लोन पे हो गया, तो आपकी एसेट फ्री हो गई कि नहीं हो गई? एक बार बताओ, जो फ्री हो गई, जैसे 100 करोड़ का मिल 100 करोड़ बैंक को पे कर दिया, अभी पेपर में किसका नाम दिख रहा था अब तक? एचडीएफसी का। तो अब मैं किसको बताऊंगा? मेरी जिम्मेदारी बनती है ना, किसको बताना है? आउटसाइड, मतलब रजिस्ट्रार को बताना पड़ेगा ना कि अरे रजिस्ट्रार मैंने पेमेंट कर दिया है, तो मतलब मैं फ्री हो गया, मेरा चार्ज फ्री हो गया, मेरी एसेट फ्री हो गई। इसको बोलते हैं सेटिस्फैक्शन ऑफ चार्ज। उसके बाद समटाइम्स ऐसा होता है कि वो पर्सन भूल जाए या कुछ ऐसा सिचुएशन हो जाए, तो रजिस्ट्रार एंट्रीज कर सकता है सेटिस्फैक्शन की। कौन कर सकता है? रजिस्ट्रार को अगर पता चले तो वो एंट्री करके चेंज कर देगा क्या फ्री हो गई है एसेट चार्ज से। उसके बाद आता है इंटीमेशन ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ रिसीवर और मैनेजर। रिसीवर और मैनेजर, रिसीवर कब अपॉइंट होता है? जो वाइंड अप होता है एसेट्स वगैरह, देखो तभी बेचता है लिक्विडेटर एंड ये सारी चीजें, तो कब अपॉइंट होगा ये सारी चीजें? कंपनी रजिस्टर ऑफ चार्ज भी मेंटेन करेगी। एक रजिस्टर ऑफ चार्ज कौन मेंटेन कर रहा है? रजिस्ट्रार मेंटेन कर रहा है ना। दूसरा किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? कंपनी भी रजिस्टर ऑफ चार्ज मेंटेन करेगी अपने यहां। और उसका पनिशमेंट, और फिर सेंट्रल गवर्नमेंट की रेक्टिफिकेशन, कुछ चीजें हैं कि कुछ चेंजेस अगर होंगे तो सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करेगा। आई होप कि आपको एक बैकग्राउंड समझ में आ गया है। सबको समझ में आ गया क्या? आ गया है पक्का? आप रेडी हो चार्ज के चैप्टर में आगे बढ़ने के लिए? धमाकेदार तरीके से बन गया है। अभी तक क्या हो रहा था, मूवीज में जो सब नाम आते ना, एक्टर कौन है, इस मूवी के राइटर कौन है, प्रोड्यूसर कौन है, ये सारे नाम आ रहे थे। मतलब टीजर हो चुका था, अभी नाम खत्म हो गए। नाम देखा नहीं आपने? चार्ज की मूवी का नाम क्या है? ड्यूटी टू रजिस्टर चार्ज, ये सब नाम है इनके, एंट्री हो रही। अब इसके बाद हम शुरू करेंगे चार्ज का चैप्टर। एक एक चीजें हम ध्यान से देखेंगे, और सबसे पहले हम देखेंगे चार्ज की डेफिनेशन। क्या देखेंगे? चार्ज की डेफिनेशन। जैसे आपकी बुक में देखो कुछ चीजें हैं जो दिखेगी नहीं आपको लेकिन हिडन है। जैसे अगर आप बुक में आओगे, आप चार्ज की डेफिनेशन जरा मेरे साथ एक बार बस देखना, फिर इसको मैं पोस्टमार्टम करवाऊंगा। कई चीजें दिख नहीं रही अभी। देखो चार्ज की डेफिनेशन सेक्शन 2 में ही है, 2 में डेफिनेशन होती है। सेक्शन 2 क्लॉज 16 में चार्ज को डिफाइन किया गया। और आप जब चार्ज की डेफिनेशन पढ़ना शुरू करेंगे, चार्ज क्या है मैंने आपको हल्का सा समझा दिया प्रैक्टिकल लाइफ के एंगल से। अभी डेफिनेशन के एंगल से देखो, चार्ज का मतलब क्या है? चार्ज एज एन इंटरेस्ट और लीन। इंटरेस्ट और लीन, मैं एक एक वर्ड समझाऊंगा, अभी वेट करो। चार्ज एज एन इंटरेस्ट और लीन क्रिएट किया गया है किस पे? प्रॉपर्टी पे या एसेट्स पे? किसकी? या दोनों की? एज अ एंड चार्ज इंक्लूड्स मॉर्गेज ऑल्सो। तो कुछ शब्द हैं जो हमें बहुत डिटेल में इसमें देखना है, तभी ये चैप्टर आपको बहुत खतरनाक तरीके से समझ में आ जाएगा। इतना समझ में आएगा रग रग में चार्ज दौड़ेगा तुम्हारे। ठीक, अब यहां पे देखो, सबसे पहले चार्ज क्या कह रहा है? चार्ज एज एन इंटरेस्ट। पहला वर्ड क्या आया? दूसरा वर्ड क्या आया? लीन। क्रिएट किस पे की गई है? या दूसरा एसेट्स। कंपनी आपको पता है, एक बच्चा कह रहा क्या? सेक्शन 2 क्लॉज 20 में कंपनी डेफिनेशन क्या है? कंपनी मीन्स अ कंपनी विच इज इनकॉर्पोरेट अंडर दिस एक्ट और अंडर एनी प्रीवियस कंपनी। यही है ना डेफिनेशन? तो ये कंपनी डेफिनेशन। और एनी अंडरटेकिंग, इसको लेंगे एज अ सिक्योरिटी आप दे रहे हो, एंड इंक्लूड्स मॉर्गेज। इतने वर्ड्स हैं। देखो डेफिनेशन, देखो देखने में ऐसा लग रहा है, लेकिन डेफिनेशन अगर डिटेल में जाओगे तो कितने वर्ड्स हैं जो हमें समझने पड़ेंगे। अब एक बार सब लोग पूरी डेफिनेशन को एक बार पढ़ेंगे ध्यान से। पूरी डेफिनेशन को पूरी क्लास पढ़ेगी एक बार ध्यान से। पूरी डेफिनेशन
जितने भी पॉइंट्स और कितने पॉइंट्स है ये भी देखेगी। अब मैं इसके एक एक पॉइंट को डिटेल में लिखवाऊंगा। ये जो मैंने रेड सर्कल कर रखा है, पेन और नोट्स दोनों निकाल लो, क्योंकि ये अगर डेफिनेशन की ये पॉइंट समझ गए तो चार्ज का चैप्टर मतलब तबाही कर दोगे आप। शब्दों में ही जादू है। सबसे पहले आप सब लोगों को एक डिफरेंस का पॉइंट बनाना है। ऐसे इधर लिखना है बेसिस ऑफ डिफरेंस, बेसिस, यहां लिखना है प्रॉपर्टी, यहां लिखना है एसेट्स। एक बच्चा कह रहा है सर इसको जानने की जरूरत क्यों? बेटा डेफिनेशन देखो क्या वर्ड लिखा हुआ है, प्रॉपर्टी और एसेट्स। थोड़ा क्लियर होगा ना हमारे दिमाग में लास्ट में। अब जब इसको सब लिखने के बाद तब डेफिनेशन पढ़ेंगे, तब देखूंगा आपकी क्लैरिटी का लेवल क्या होगा। तो डिफरेंस लिखो। डिफरेंस का सबसे पहला बेसिस आप लिखोगे यहां पे डेफिनेशन। डेफिनेशन यहां लिखोगे डेफिनेशन। डेफिनेशन के बेस पे क्या डिफरेंस है दोनों में। बहुत कट शॉर्ट में लिखवाऊंगा, समरी वे, बहुत समरी वे में। आप प्रॉपर्टी में लिखोगे, प्रॉपर्टी में यहां लिखो रेफर्स टू, रेफर्स टू, रेफर्स टू फिजिकल, रेफर्स टू फिजिकल कॉमा टेंजिबल, रेफर्स टू फिजिकल कॉमा टेंजिबल आइटम्स ओन, ओन की गई हूं, जिसके मालिक हो। लिख लिया सबने? अब आ जाओ एसेट्स में, डेफिनेशन में लिखो। एसेट्स में लिखो रेफर्स टू, एसेट साइड में रेफर्स टू एनीथिंग ऑफ वैल्यू, रेफर्स टू एनीथिंग ऑफ वैल्यू। ब्रैकेट में लिख लेना टेंजिबल और इनटेंजिबल, ब्रैकेट बंद। रेफर्स टू एनीथिंग ऑफ वैल्यू, ब्रैकेट में लिखोगे टेंजिबल और इनटेंजिबल, ब्रैकेट बंद। अगला बेसिस ऑफ डिफरेंस इसमें लिखोगे स्कोप। किसका कहां तक स्कोप है, क्या है स्कोप। बेसिस ऑफ डिफरेंस नंबर 2 स्कोप। सबसे पहले प्रॉपर्टी में लिखोगे टिपिकली इंक्लूड्स, टिपिकली इंक्लूड्स, टिपिकली इंक्लूड्स only physical items, typically includes only physical items। लिख लिया सबने? एसेट साइड लिखोगे इंक्लूड्स बोथ, इंक्लूड्स बोथ tangible and intangible items, includes both tangible and intangible items। लिख लिया? अगली हेडिंग लिखोगे थर्ड टाइप्स। रियल, प्रॉपर्टी में लिखोगे रियल, ब्रैकेट में रियल लिख के फिर ब्रैकेट शुरू करोगे, उसमें लिखोगे लैंड एंड बिल्डिंग,
रियल ब्रैकेट में लिखोगे लैंड एंड बिल्डिंग ब्रैकेट बंद और लिखोगे एंड मूवेबल, लिख लिया। अब आ जाओ एसेट साइड, लिखो टेंजिबल, टेंजिबल एंड इंटेंजिबल। ठीक, एग्जाम्पल्स लिख लो। लास्ट फोर्थ एग्जाम्पल, दोनों में एग्जाम्पल लिख लो। प्रॉपर्टी में एग्जाम्पल लिखो ऑफिस, ऑफिस बिल्डिंग। प्रॉपर्टी में एग्जाम्पल है ऑफिस बिल्डिंग कॉमा लैंड एटसेट्रा। एसेट्स में लिखो लैंड एंड बिल्डिंग, लैंड एंड बिल्डिंग के आगे ब्रैकेट में लिख लेना टेंजिबल, कॉमा पेटेंट, कॉमा गुडविल, ब्रैकेट में लिख लेना इनटेंजिबल। लिख लिया सबने? पेटेंट कॉमा गुडविल ब्रैकेट में इनटेंजिबल। तो ये वाला कंप्लीट हो गया पॉइंट आपका प्रॉपर्टी और एसेट्स का। अभी लिखे रहे हैं फिर बाद में समझेंगे। दूसरी हेडिंग डालो आप लोग। अब मैं एक एक पॉइंट इसको शुरू करता हूं। पहले ये जो वर्ड इंटरेस्ट यहां यूज हुआ है इसका क्या मतलब है? इंटरेस्ट वर्ड का क्या मतलब है? यहां पे हेडिंग डालो इंटरेस्ट। ये वर्ड है ना, ये इंटरेस्ट, ये वर्ड हेडिंग डालो और लिखो इंटरेस्ट है क्या? refers to the legal right of a lender, refers to the legal right, refers to the legal right refers to the legal right, legal right a lender, refers to the legal right a lender or a creditor has over the, refers to the legal right a lender or a creditor has over the company's property or assets. Legal right a lender or a creditor has over the company's property or assets due to financial arrangement. Due to financial arrangement refers to the legal right a lender or creditor has over the company's property or asset due to the financial arrangement. एग्जाम्पल लिख लो इसका, ज्यादा बेटर समझ में आएगा। इंटरेस्ट का एग्जाम्पल लिखो। if a company takes a loan from bank, if a company takes a loan from bank to buy machinery, if a company takes a loan from bank to buy machinery, comma लगा लेना, the bank may create, the bank may create, the bank may create an interest, interest को अंडरलाइन कर लेना, the bank may create an interest, interest मतलब बैंक का हित, create an interest in that machinery, interest in that machinery, full stop.
नीचे लास्ट लाइन इसमें, दिस मीन्स द बैंक हैज अ लीगल राइट, दिस मीन्स द बैंक हैज अ लीगल राइट टू द मशीनरी until the loan is repaid. This means the bank has a legal right to the machinery until the loan is repaid. एक बार जो आपने एग्जाम्पल लिखा उसको सब लोग पढ़ लेंगे एक बार, पहले तो लगे हाथ इंटरेस्ट का, इसको पढ़ेंगे ध्यान से। पढ़ लिया सबने? अगली हेडिंग लिखेंगे अब ये पॉइंट नंबर 2, लीन। लीन किसे कहते हैं? जो यहां वर्ड यूज हुआ ना लीन, उसको देखते हैं। लीन क्या है? लिखो, इट इज अ right to retain possession of the property. It is a right to retain possession of the property. एक बच्चे को दिमाग में फाउंडेशन याद आ गया। It is a right to retain the possession of the property until, it is a right to retain the possession of a property until a debt owned by the owner, until a debt owned by the owner is paid. एग्जाम्पल लिख लो इसका, अ कंपनी, एग्जाम्पल, until a debt owned by the owner is paid, लिख लिया। अब लिखो एग्जाम्पल, a company avails of service from a warehouse. A company avails of service of warehouse to store its product. वेयरहाउस की सर्विस लेती है अपने प्रोडक्ट को वहां रखने के लिए वेयरहाउस में। A company avails service from a warehouse to store its product. Full stop. The warehouse owner might, में से might हो गया, लिखो, the warehouse owner might have lien. The warehouse owner might have a lien over the warehouse owner might have a lien over the products. The warehouse owner might have a lien over the product until the स्टोरेज चार्जेस, फ्री में थोड़ी रखेगा अपने यहां वेयर हाउस वाला, वो कुछ लेगा ना। until the storage charges are cleared. मैंने रॉ मटेरियल स्टोर करके उसके यहां रखा है वेयर हाउस में, वो कहेगा तुम्हारा गुड्स मैं अपने वेयर हाउस से निकलने तक नहीं दूंगा जब तक कि मेरा पेमेंट क्लियर नहीं हो जाएगा। लीन क्रिएट कर लेगा वो। थर्ड हेडिंग डालोगे, ये तो हो गया आपका, दिस वन ये भी कवर हो गया। अंडरटेकिंग, दिस वन, अंडरटेकिंग किसे कहते हैं? लिखो, अंडरटेकिंग
refers to a company's entire business. Undertaking refers to a company's entire business. Or option, undertaking refers to a company's entire business or a substantial part of it. Entire business के बाद लिखो और a substantial part of it. लिख लिया? Substantial part of it. एग्जाम्पल लिखो इसका. A manufacturing company might offer, में से might, a manufacturing company might offer its entire production unit, might offer its entire production unit. यूनिट लिखा आपने, यूनिट के बाद ब्रैकेट स्टार्ट करो और उसमें लिखो अंडरटेकिंग. अब ब्रैकेट बंद कर देना. एंटायर प्रोडक्शन यूनिट वो क्या हो गई, एक अंडरटेकिंग है. ब्रैकेट बंद कर दिया. अब लिखो एज अ सिक्योरिटी टू अ लेंडर, एज अ सिक्योरिटी टू अ लेंडर. ब्रैकेट में बैंक लिख सकते हो लेंडर के. A manufacturing company might offer its entire production unit, ब्रैकेट में अंडरटेकिंग, ब्रैकेट बंद, फिर लिखोगे एज अ सिक्योरिटी टू लेंडर. वो भी प्रोडक्शन यूनिट को गिरवी रख सकती है, चार्ज क्रिएट कर सकती है उसको एज एन अंडरटेकिंग. ये हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये कवर हो गया. अब एक हेडिंग डालो सिक्योरिटी. सिक्योरिटी वर्ड का क्या मतलब जो यहां लिखा हुआ है, लिखो. सिक्योरिटी इज एन एसेट. सिक्योरिटी इज एन एसेट और प्रॉपर्टी. सिक्योरिटी इज एन एसेट और प्रॉपर्टी प्लेज्ड बाय. सिक्योरिटी इज एन एसेट और प्रॉपर्टी प्लेज्ड बाय, pledged by the company. Security is an asset or property pledged by the company to ensure the performance of an obligation. To ensure, क्या सुनिश्चित करने के लिए, to ensure the performance of an obligation or option or repayment of a debt. Security is an asset or property pledged by the company to ensure the performance of a obligation or repayment of a debt. Example लिख लो इसका. If a company takes a loan from bank, if a company takes a loan from bank and provides its machinery as a collateral, comma, the machinery act as the security. मशीनरी कॉमा लिख लिया, द मशीनरी एक्ट एज अ सिक्योरिटी. वो मशीनरी जो किस चीज का काम कर रही है यहां पे, फिर एज अ सिक्योरिटी रख दिया ना हमने. कोलैटरल मतलब क्या, इन सपोर्ट ऑफ, बैकअप जिसको आप बोलते हो. ठीक है, और थोड़ा स्टैंडर्ड वर्ड यूज करोगे तो सपोर्ट. समझ में आ रहा है? लास्ट पॉइंट, मॉर्गेज किसे कहते हैं. अब एक बार पूरी क्लास ध्यान से देखेगी, पहले ध्यान सुनना. जब लॉ मेकर ने डेफिनेशन बनाई इसकी, तो पहले यहां तक एक डेफिनेशन बनाई इन्होंने, ये सारी चीजें कवर की. उसके बाद एक अलग सा एक पॉइंट इंक्लूड कर दिया कि क्या लिखा हुआ है देखो, इंक्लूड्स मॉर्गेज. इसको अलग से रख दिया गया कि मॉर्गेज भी हम चार्ज में इंक्लूड करेंगे. लिखो मॉर्गेज का मतलब क्या है.
मॉर्गेज लिखो, मॉर्गेज स्पेलिंग देख लेना मॉर्गेज की, पढ़ मॉर्गेज रहे हैं टी को साइलेंट मान के, क्या क्या अत्याचार हो रहा है हम ही जानते हैं। लिखा कुछ है, पढ़ो कुछ और। अंग्रेज तो चले गए, लेकिन अब देखे गए हैं तो क्या करोगे, है कि नहीं। लिखो मॉर्गेज लिखो। मॉर्गेज इज अ स्पेसिफिक टाइप ऑफ चार्ज। मॉर्गेज इज अ specific type of charge where immovable property where immovable property immovable property लिख लिया, वहीं ब्रैकेट शुरू करके लिखो उसमें लैंड एंड बिल्डिंग, ब्रैकेट बंद कर देना। इमूवेबल प्रॉपर्टी के आगे लिखो लैंड, ब्रैकेट में लैंड एंड बिल्डिंग, ब्रैकेट बंद। मॉर्गेज इज अ स्पेसिफिक टाइप ऑफ चार्ज where immovable property like land and building is used as a security for loan, as a security for loan। एग्जाम्पल लिख लो इसका। A company might mortgage its office building. A company might mortgage its office building. A company might mortgage its office building to secure a loan from bank. To secure a loan from bank. If the company fails to repay, if the company fails to repay, if the company fails to repay, comma, the bank can sell the bank can sell the building to recover its money, to recover its money। लिख लिया सबने। अब मैं पूरी क्लास से जानना चाहूंगा लिखने के बाद, जो मैंने आपको एग्जांपल अनंत अंबानी का दिया वो इस डेफिनेशन में कौन से पॉइंट पे कवर हो रहा है। ऑब्वियस सी बात। तो इसका मतलब चार्ज में मॉर्गेज भी इंक्लूड है। अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी हो रही है, इमूवेबल प्रॉपर्टी चार्ज क्रिएट हो रहा है तो वो मॉर्गेज है। क्या है, अब मूवेबल पे हो रहा है तो क्या हो रहा है, प्लेज। ठीक, तो ये चार्ज का चैप्टर पूरा, ये डेफिनेशन है। अब एक बार जो आपने पढ़ा है 5 मिनट का टाइम लगाकर उसको क्विक रिकैप दे दो, पूरा जो आपने लिखा है उसको एक बार 5 मिनट में पूरा क्विक रिव्यू दे दो एक बार, फास्ट में एकदम। पढ़ लिया सबने।
अब आओ सब लोग डेफिनेशन अब पढ़ो। अब नाउ यू डिजर्व टू लर्न द डेफिनेशन। अब डिजर्व करते हो आप डेफिनेशन पढ़ना। अब पढ़ो डेफिनेशन। सेक्शन 2 क्लॉज 16 में चार्ज को डिफाइन किया गया है। और लॉ मेकर्स ने कैसे ड्राफ्ट किया डेफिनेशन? चार्ज एज एन इंटरेस्ट और लीन। क्या? इंटरेस्ट और लीन। इंटरेस्ट याद आ रहा है? एग्जांपल मशीनरी रख के। लीन याद आ रहा? राइट टू रिटेन। इंटरेस्ट और लीन किस पे क्रिएट किया गया? किस पे क्रिएट कर सकते हैं? प्रॉपर्टी और एसेट्स मैंने समझा रखा है आपको। किस पे दोनों आ जाता है? यस। कौन सा ब्रॉडर टर्म दिख रहा है? यस। प्रॉपर्टी और एसेट्स ऑफ अ कंपनी। कंपनी बताने की जरूरत नहीं, पूरी क्लास को याद है कंपनी की डेफिनेशन। और एनी ऑफ इट्स अंडरटेकिंग। अंडरटेकिंग आपने देख रखा है किसे कहता है। तो इस पे इंटरेस्ट और लीन क्रिएट कर रहे हो, प्रॉपर्टी पे, एसेट्स पे, या कंपनी की अंडरटेकिंग पे, या बोथ, या दोनों पे कर सकते हो। एज अ सिक्योरिटी के रूप में। कैसे? एज अ सिक्योरिटी। एंड इट इंक्लूड्स मॉर्गेज। मॉर्गेज क्या है? यस, जब इमूवेबल प्रॉपर्टी को रख के कुछ ले, मॉर्गेज हो गया। एक बार ये डेफिनेशन आपको आप खुद से लिखने की कोशिश करनी। देखो कितने लोग लिख पाते हैं। सेक्शन 2 क्लॉज 16 अब लिखो। सेक्शन 2 क्लॉज 16 चार्ज एज एन, आगे आप भरोगे लाइन। लिख लिया सबने? अब बस एक छोटी सी लाइन लिखना है आपको। पर्पस ऑफ चार्ज, आधे लोगों को तो पता ही होगा। बस पर्पस ऑफ चार्ज लिखो, हेडिंग डालो पर्पस ऑफ चार्ज। तो चार्ज का पर्पस क्या है? ऑब्जेक्ट क्या है? नीड क्यों पड़ी चार्ज की? राइट। लिखो एक लाइन में, वंस चार्ज इज रजिस्टर्ड, once charge is registered it becomes public document. Once charge is registered it becomes a public document and act as a guide, act as a guide to know how much company has borrowed, how much a company has borrowed against its assets and how much company has borrowed against its assets, लिखो, and from whom, और किससे ले रखा है? एचडीएफसी से, आईसीआई से, किससे ले रखा है? एंड whom, बस खत्म कहानी। पर्पस एक बार पढ़ लो, पर्पस क्या है 4 चैप्टर का। अब ये आ गया 2 लाइन में आंसर इसका। चार्ज रजिस्टर्ड होने के बाद क्या हो जाता है? कोई पूछे अगर आपसे, कोई पूछे तो ये नाम बता देना क्या कि पर्पस क्या है चार्ज का।
वंस द चार्ज इज रजिस्टर्ड इट बिकम्स अ पब्लिक डॉक्यूमेंट। और ये किस बात का एविडेंस है? कंपनी ने कितना पैसा लिया है, बोरो किया है, और किससे किया है, कितना लिया, किससे लिया, ये बताता है आपको चार्ज। जैसे रजिस्टर्ड होता है पब्लिक अच्छा, पब्लिक डॉक्यूमेंट कब बनेगा? जब रजिस्ट्रार के पास क्या हो जाएगा, ये रजिस्टर हो जाएगा। और वही तुम आगे पढ़ने वाले हैं, किसकी जिम्मेदारी होती है रजिस्टर करने की, ये सारी चीजें। पहले बता दो, इतनी बातें सबको क्लियर है? कितने लोगों को चार्ज की डेफिनेशन सेक्शन 2 क्लॉज 16 में अब याद हो चुका है? एज इट इज छाप दोगे पेपर में। चार्ज एज एन इंटरेस्ट और लीन क्रिएटेड। देखो क्रिएट होगी तीन चीजों पे, पहले ले लो किसको, दूसरा ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन, कॉम्बो मार दो, बोथ एज अ सिक्योरिटी। और एक बिल्कुल अलग है, इंक्लूड्स अ मॉर्गेज। तो अब अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे क्या चार्ज मूवेबल और इमूवेबल दोनों पे क्रिएट हो सकता है, यस या नो, पूछेगा कहां लिखा है, क्या दिखाओगे? सेक्शन 2 क्लॉज 16। कहेगा मुझे दिख तो नहीं रहा, अब मैंने खोल लिया, मान लो कोई अनजान बच्चा है, नादान परिंदा है, वो कह रहा कहां लिखा है इसमें बताओ, तो कहोगे ये क्या है, वो कहेगा मॉर्गेज लिखा हुआ है। तो पूछोगे मॉर्गेज किस पे होता है, तो वो कहेगा कल बताऊंगा, फिर आएगा पढ़ के फिर कहेगा इमूवेबल प्रॉपर्टी पे। किस पे होता है? ठीक है, ये तो लॉ मेकर ने इमूवेबल प्रॉपर्टी कवर कर लिया, और इसके ऊपर में मूवेबल को भी कवर कर रखा है। समझ में आ रहा है क्या? राइट टू रिटेन और ये सारे मूवेबल दोनों इंक्लूड है। तो आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि चार्ज किस पे क्रिएट होता है, मूवेबल इमूवेबल दोनों पे क्रिएट होता है। इतनी बात समझ में आ गई क्या? कितने लोगों को समझ में आ गई? ठीक है, अब एक बात पूछता हूं, बताना इसमें, देखता हूं किसमें कवर कर पाओगे। कितने लोग ये मानते हैं कि कंपनी के नाम से भी कारें होती हैं? कार, मैंने कारें बोल दी तो गलत कर दिया, कई कार होती है ना कंपनी के नाम से, होती है नहीं होती, पहले बताओ। कितने लोग मानते हैं सर होती ही है? जैसे कंपनी के नाम पे वो कार खरीदी गई है, मतलब उसका वो किसकी प्रॉपर्टी है? कंपनी। किसकी एसेट्स है वो? कंपनी की है, राइट। अब मेरा क्वेश्चन है, जैसे कंपनी ने 10 BMW खरीद रखी है, ठीक है, डायरेक्टर्स के लिए, आप लोगों के लिए 10 खरीद रखी है, देती ना फैसिलिटीज वगैरह, पर्क्स में होता है, इंक्लूड होता है, कार और कंपनी की तरफ से मिलता है। तो उसके ओनर होते हो क्या आप कार के? नहीं, जब तक सीईओ की पोस्ट पे बैठ रहे हो, जब तक कंपनी के एमडी हो, सीएफओ हो, तब तक कार आपकी, नहीं तो बाय बाय दूसरी कंपनी देगी। तो अब मेरा क्वेश्चन है कि ये जो कार है, क्या कंपनी को जरूरत पड़े तो इसको भी गिरवी रख सकती है? दिमाग दौड़ना चाहिए सारे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स का, यस या नो? तो मेरा क्वेश्चन है, ये मॉर्गेज में आएगा या ऊपर वाले प्रोविजन में आएगा? ऊपर वाले पार्ट्स में आएगा। किस में आएगा? बस यही पूछना था। कार क्या है? इमूवेबल है, इमूवेबल। बिल्डिंग क्या है? पक्का ना? श्योर? अर्थक्वेक के टाइम पे तो मूव होती है बिल्डिंग, ठीक है। लैंड क्या है? अर्थक्वेक के टाइम पे तो मूव होती रहती है। फिर अभी एक टेक्नोलॉजी देख रहा हूं, घर इधर उधर किए जा रहा है जैक लगा के, क्या हो गई? वो इमूवेबल हो गई? नहीं बेटा, वो बेसिक नेचर उसका क्या है? बेसिक नेचर इमूवेबल। अब आप ये बिल्डिंग हटा के दिखाओ, चलो लगाओ, ठीक है, वो अलग केस हो गया कि नहीं। कई दिव्य बच्चे होते हैं, कहते हैं सर आपने बोला बिल्कुल ठीक बोला, इमूवेबल है, लेकिन सर मैंने तो कांपते हुए देखा है जमीन को। कांपते हुए मतलब सर अर्थ क्वेक, क्वेक मतलब कांपना, अर्थ मतलब धरती। कह रहा अब बताओ सर मूवेबल है, इमूवेबल है? कह रहा एक बार बताऊं सर? मैंने कहा क्या? कह रहा सर जब ये कांपे उस समय क्या मान लो इसको? मैंने कहा बेटा क्या लॉजिक है तेरा, इंटरनेशनल में ये लॉजिक ना, इंटरनेशनल लेवल पे इसको रिकॉग्नाइज किया जाना चाहिए, बहुत स्टैंडर्ड फॉर्म है कि जब तक 30 सेकंड तक कांपे, अब हो गई है मूवेबल। क्या हो गई? अब हो गई है मूवेबल। तो ये नहीं, बेसिक नेचर क्या है, डेली थोड़ी कांप रही है, कंपन तो समटाइम्स होता है ना, नॉट एवरी टाइम। और जिस दिन वो 2-4 मिनट हो गया अगर, तो फिर लोन कुछ ज्यादा ही बैंकों को देना पड़ेगा फिर, ठीक है। ईश्वर न करे ऐसा कभी हो, बाकी जो उसकी मर्जी। अब ये बता दो कि क्या पूरी क्लास तैयार है चार्ज के चैप्टर में चलने के लिए?
अब सही से तुम एलिजिबल हुए हो। जैसे दिलजीत के शो में जाना था सबको, तो आपने देखा वहां पे वो बैंड पहनाए जा रहे थे पहले, बैंड थे ना, बैंड, वो कलर का बैंड था। तो जब उससे उसी में ऑटोमेटिक वो कंट्रोल करते थे, वहीं से आपके हाथ पे लाइट का कलर चेंज होता रहता था, वहीं से ऑपरेट होता था। तो बैंड बिना पहने आप अंदर नहीं जा सकते थे। तो अब बैंड पहन लिया आपने, सब रेडी हो चार्ज के चैप्टर में। अब चार्ज के चैप्टर में भी अभी मैं सेक्शन नहीं पढ़ाऊंगा 777। सबसे पहले पहनाऊंगा आपको बैंड दो, फ्लोटिंग चार्ज और फिक्स चार्ज। क्या? फिक्स चार्ज और फ्लोटिंग चार्ज। इसको तो मैं ऐसा करवाऊंगा कि पेपर में अगर क्वेश्चन गलती से आ जाए तो उसको छाप के चले आओ, कुछ और नहीं। फ्लोटिंग चार्ज का मतलब है जो मूवेबल प्रॉपर्टी भी क्रिएट हो रहा है, स्टॉक, जो एसेट्स फ्लक्चुएटिंग नेचर के हैं। कौन से नेचर के हैं? उस पे चार्ज क्रिएट अगर करोगे तो फ्लोटिंग चार्ज हो गया। क्या हो गया? फ्लोटिंग चार्ज हो गया। क्या? हाथ को देखो, मेरे हाथ को वेव करता हुआ देखो, क्या है ये? एक्सरसाइज करनी पड़ती है। क्या है ये? फ्लोटिंग चार्ज। और अगर मैंने बिल्डिंग पे चार्ज क्रिएट किया, फिक्स चार्ज है। कौन सा चार्ज है? फिक्स चार्ज। समझ में आ रहा है क्या? देयर आर टू टाइप्स ऑफ चार्ज। चार्ज नाउ यू हैव ऑलरेडी स्टडीड अंडर सेक्शन 2 क्लॉज 16, सबको याद है। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ चार्ज। जैसे टाइप्स ऑफ ह्यूमन बींग्स हैं 4 लाख तरीके के। कितने तरीके के ह्यूमन बींग्स हैं धरती पे? 4 लाख। आप कहोगे ऐसे कैसे? बाद में डिटेल में बात करूंगा 100 करोड़ लेने के बाद आपको। तो जैसे 4 लाख तरह के प्राणी हैं, मतलब मनुष्य है इस धरती पे, इंसान है, वैसे ही 2 तरह का क्या है? चार्ज है। एक है फिक्स, दूसरा है फ्लोटिंग चार्ज। तो इसी बात पे कुछ तारीफ में शब्द लिख लो, फ्लोटिंग चार्ज और फिक्स चार्ज में डिफरेंस क्या है, डिफरेंस लिख लो बस, उसे में सब कुछ कवर हो जाएगा। कभी पेपर मान लो इंस्टीट्यूट को मन हुआ कि मैं सेक्शन पूछूं ही ना, क्योंकि उसको पता चल गया कि छाप देंगे बच्चे आके, तो उसने कहा किया ऐसा जनरल क्वेश्चन पूछेगा जो कोई नहीं पूछता। उसने कहा एक काम करो, इनसे ये पूछ लो फिक्स चार्ज फ्लोटिंग चार्ज में डिफरेंस क्या है। ऐसा क्वेश्चन लिखो, डिफरेंस एक तरफ लिखो फिक्स चार्ज, एक तरफ लिख लो फ्लोटिंग चार्ज। पहले मीनिंग लिखो, मीनिंग में लिखो, फिक्स चार्ज में पॉइंट लिखो, फिक्स चार्ज में इट इज अ चार्ज, it is a charge on specific assets of the borrowing company. It is a charge, it is a charge on specific assets of the borrowing company. फिक्स चार्ज में लिख रहे हो आप। These assets are permanent nature. It is the charge on specific assets of the borrowing company. These assets are permanent nature. ब्रैकेट में लिख लो परमानेंट नेचर में, लैंड एंड बिल्डिंग, मशीनरी, ऑफिस प्रीमाइसेस। लिख लिया? फर्स्ट पॉइंट कवर हो गया आपका। पॉइंट नंबर 2, अभी सिर्फ हम फिक्स चार्ज के बारे में लिख रहे हैं, अभी सिर्फ फिक्स चार्ज लिखना है आपको, फ्लोटिंग के बारे में नहीं लिखना है। फिक्स चार्ज में पॉइंट नंबर 2 लिखो, लिखो चार्ज इज आइडेंटिफिएबल with respect to property. Charge is identifiable with respect to the property. लिख लिया क्या? थर्ड पॉइंट लिखो, थर्ड पॉइंट, फिक्स चार्ज इज यूजुअली क्रिएटेड बाय वे ऑफ मॉर्गेज, usually created by way of mortgage or option by deposit of title deeds.
क्रिएटेड बाय वे ऑफ मॉर्गेज और बाय डिपॉजिट ऑफ टाइटल डीड्स। टाइटल डीड्स मतलब जो ओनरशिप को एविडेंस जो होता है, जैसे मेरी बिल्डिंग मेरे नाम पे है तो वो बैंक रख लेगी अपने पास। क्रिएटेड बाय वे ऑफ मॉर्गेज और बाय डिपॉजिट ऑफ टाइटल डीड्स। नेक्स्ट लाइन, पॉइंट नंबर 4 लिखो। चार्ज रिमेन्स फिक्स्ड। पॉइंट नंबर 4, चार्ज रिमेन्स फिक्स्ड, नाम में ही है। चार्ज रिमेन्स फिक्स्ड एंड borrowing company is not permitted to sell. Charge remains fixed and the borrowing company is not permitted to sell such assets during the borrowing company is not permitted to sell such assets during the period of charge, and the borrowing company is not permitted to sell such assets during the period of charge, although it may use them. उस बिल्डिंग को तुम यूज कर सकते हो, अपना ऑफिस चला सकते हो, रिलायंस उसको यूज कर सकता है, बिल्डिंग को ऑफिस चला सकता है, लेकिन उस बिल्डिंग को बेच नहीं सकता जब तक किसकी परमिशन ले ले, एचडीएफसी की, राइट, चार्ज होल्डर की। लिख लिया? इसी में नीचे लाइन लिखो, नई लाइन नहीं है, इसी में ही है। एसेट्स कैन बी सोल्ड, assets can be sold only with the permission of, assets can be sold only with the permission or consent of the charge holder, bank, charge holder बैंक लिख लेना बाद में ब्रैकेट में। assets can be sold only with the permission or consent of the charge holder। लिख लिया? अब फ्लोटिंग चार्ज में लिखो मीनिंग में। फिक्स चार्ज एक बार जो आपने लिखा उसको एक बार रीड आउट कर लो पहले तो 2 मिनट में, पॉइंट वाइज रीड आउट कर लो। फ्लोटिंग चार्ज किस पे क्रिएट होता है, कैसे क्रिएट होता है, कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं उसके। लिखो, फ्लोटिंग चार्ज मीनिंग में लिखो। पहला पॉइंट, इट इज क्रिएटेड, फ्लोटिंग चार्ज में लिख रहे हो आप, इट इज क्रिएटेड ऑन एसेट्स और क्लासेस ऑफ एसेट्स, इट इज क्रिएटेड ऑन एसेट्स और क्लासेस ऑफ एसेट्स या क्लास ऑफ एसेट्स which are of fluctuating, classes of assets which are fluctuating or changing in nature। वो कौन कौन सी एसेट्स हैं, ब्रैकेट में लिखो, रॉ मटेरियल, कॉमा, स्टॉक इन ट्रेड, कॉमा, डेटर एटसेट्रा, ब्रैकेट बंद। लिख लिया? फर्स्ट पॉइंट कंप्लीट। सेकंड पॉइंट पे लिखो, सेकंड में लिखो, सेकंड पॉइंट, एसेट्स अंडर फ्लोटिंग चार्ज assets under floating charge keep on changing, फ्लक्चुएट होती रहती है ना, keep on changing because
because borrowing company is permitted to use them. Borrowing company is permitted to use them for trading or producing final goods. Permitted to use them for trading or producing final goods for sale. Borrowing company is permitted to use them for trading or producing final goods for sale. Last line. The property is not identifiable with respect to floating charge. Property is not identifiable with respect to floating charge. Property is not identifiable with respect to floating charge. लिख लिया सबने? लास्ट क्वेश्चन, और आईसीआई का सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन, अगर सेक्शन से क्वेश्चन आता है सेक्शन से, तो 77 से वो आपने पढ़ा पूरा, वहां तक पूछा जा सकता है, सेक्शन से पूछा जाएगा। सेक्शन के अलावा अगर कोई क्वेश्चन इंस्टीट्यूट का फेवरेट है तो ये एक क्वेश्चन है, और इसका नाम क्या है? क्रिस्टलाइजेशन ऑफ फ्लोटिंग चार्ज। हेडिंग डालो क्रिस्टल, और ये क्लास में याद कर लेना है आज, क्रिस्टलाइजेशन ऑफ फ्लोटिंग चार्ज। crystallization of floating charge. Crystallization of floating charge. लिखो क्रिस्टलाइजेशन ऑफ फ्लोटिंग चार्ज, उसमें लिखो मीनिंग। डाल लिया हेडिंग मीनिंग। मीनिंग में लिखो इट मीन्स कन्वर्जन ऑफ क्रिस्टलाइजेशन ऑफ फ्लोटिंग चार्ज। मीनिंग में लिखो इट मीन्स कन्वर्जन ऑफ फ्लोटिंग चार्ज इनटू फिक्स्ड चार्ज। लिख लिया? कन्वर्जन ऑफ क्रिस्टलाइजेशन ऑफ फ्लोटिंग चार्ज का मतलब क्या है? कन्वर्जन ऑफ फ्लोटिंग चार्ज इनटू फिक्स्ड। लिख लिया? अगली लाइन इसमें लिखो आफ्टर क्रिस्टलाइजेशन, after crystallization the right of the company to deal in assets, after crystallization the right of company to deal in the assets which are subject to floating charge after crystallization the right of company to deal in the assets which are subject to floating charges comes to an end. After crystallization the right of company to deal in the assets which are subject to floating charge comes to an end. लिख लिया सबने?
अब इसमें एक हेडिंग डालो इसी से रिलेटेड, क्रिस्टलाइजेशन से रिलेटेड, केसेस in which floating charges becomes fixed. Cases in which floating charges becomes fixed charge. कौन कौन से सिचुएशंस हैं जब फ्लोटिंग चार्ज फिक्स चार्ज बन जाता है? लिखो पहला पॉइंट, सिचुएशन 1, when the company goes into liquidation. When the company goes into liquidation, हम पढ़ने जा रहे हैं कि कौन कौन सी सिचुएशन है जब फ्लोटिंग चार्ज फिक्स हो जाएगा। पहला, जब कंपनी लिक्विडेशन में चली जाए, when the company goes into liquidation, point 1, point 2, लिख लिया। सेकेंड लिखो, when the company ceases to carry on the business. सीजेस पता है ना स्पेलिंग? सीजेस, when the company ceases to carry on the business, पॉइंट 2, तब भी फ्लोटिंग चार्ज फिक्स बन जाएगा। पॉइंट नंबर 3, लिखो, when the terms and conditions, when the terms and conditions of floating charge are violated, when the terms and conditions, when the terms and conditions of floating charge are violated, लिख लिया। नेक्स्ट इसी में लाइन, अगली लाइन, न्यू फ्रेश पॉइंट, पॉइंट नंबर कौन सा है अब? 4 में लिखो, when the creditors enforce, when the creditor enforce the security covered by the floating charge, when the creditors enforce the security covered by the floating charge, when the creditors enforce the security covered by the floating charge. कितने पॉइंट्स हो गए? बस इस पॉइंट को कम से कम आपने ये 4 पॉइंट जो लिखे हैं ना, इसको कम से कम 3 बार रीड करना है सबको। मतलब ये वो सिचुएशन, ये वो क्वेश्चन जो आईसीए बहुत पूछता है कि वो सिचुएशन मुझे बताओ जब फ्लोटिंग चार्ज फिक्स हो जाएगा। जब फ्लोटिंग चार्ज क्या बन जाए? क्रिस्टलाइजेशन ऑफ चार्ज का मतलब क्या? क्रिस्टलाइजेशन ऑफ फ्लोटिंग चार्ज का मतलब क्या? कन्वर्जन ऑफ इनटू फिक्स, ये क्रिस्टलाइजेशन। कौन कौन सी सिचुएशन है जब फ्लोटिंग चार्ज फिक्स बन जाएगा? पहले जब कंपनी लिक्विडेट हो जाए, लिक्विडेशन इज अ कीवर्ड, याद रखना। दूसरा, सीजेस बिजनेस कैरी ऑन ना करे, 2 पॉइंट कवर। थर्ड, टर्म्स एंड कंडीशन वॉयलेट करना। और सबसे लास्ट में, क्रेडिटर जब एनफोर्स कर दे अपने राइट्स को, बैंकर जब एनफोर्स कर दे कि लाओ भैया पेमेंट लाओ। समझ में आ रहा है? ये सिचुएशन है जब फ्लोटिंग चार्ज क्या बन जाएगा? फिक्स बन जाएगा। तैयार हो गया सबको? अब जाके आप डिजर्व करते हो चार्ज के सेक्शंस पढ़ने के लिए आगे के। कितने लोगों को इतनी बातें तैयार हो गई? बताओ जल्दी से, पहले तैयार है? ब्रीफ बैकग्राउंड देखे हमने चार्ज के, उसके बाद प्रैक्टिकल लाइफ का देखा, फिर मैंने इस चैप्टर में एंट्री कराई आपको, चार्ज की डेफिनेशन से शुरू किया। चार्ज के डेफिनेशन सेक्शन 2 क्लॉज 16 में डिफाइंड है, उस डेफिनेशन को आपने पढ़ना शुरू किया। और लास्ट पे जब उसको डिटेल पोस्टमार्टम किया तो लास्ट में हमें क्या समझ में आया? चार्ज दोनों पे होता है। ये चार्ज कैसे होता है? ये चार्ज कैसे होता है? ये चार्ज कैसे होता है? कैसे होता है चार्ज? ये चार्ज मूवल पे भी होता है, इमूवल पे भी होता है, दोनों पे। अगर इमूवल पे हो जाए तो क्या बोलेंगे इसको? मॉर्गेज। समझ में आ रहा है क्या? चार्ज इंक्लूड्स मॉर्गेज ऑल्सो। समझ में आ रहा है क्या? ए टू जेड को समझ में आ गया क्या? अच्छा ये बताओ, फिक्स चार्ज और फ्लोटिंग चार्ज में मेन डिफरेंस क्या है?
स्पेसिफिक एसेट्स पे होता है। स्पेसिफिक एसेट्स का मतलब क्या है? फिक्स एसेट्स, लैंड एंड बिल्डिंग, ये सब। और फ्लोटिंग किस पे होता है? फ्लक्चुएटिंग इन नेचर। एग्जांपल्स? यस। ये फ्लोटिंग चार्ज कब फिक्स हो जाता है? यस। क्या हो जाता है? यस। ये चार सिचुएशन है, फ्लोटिंग चार्ज फिक्स हो जाता है। कवर हो गया क्या? इतनी तैयारी हो गई। अब नाउ यू डिजर्व टू लर्न द सेक्शंस। अब आप चार्ज के सेक्शंस पढ़ने के लिए तैयार हो एकदम। इतनी बात तो आई होप पूरी क्लास को तैयार होगी। ज्यादा सेक्शन नहीं पढ़ाना मुझे, लिमिटेड। हाँ, फ्लोटिंग चार्ज मतलब जैसे अब आपके मान लो आज स्टॉक इतना है, ठीक, एग्जैक्ट नहीं बता, अब कल चेंज हो जाएगा वो। लेकिन अगर मैं बिल्डिंग बिल्डिंग मॉर्गेज कर रहा हूं तो आइडेंटिफिएबल एग्जैक्ट, ये रही बिल्डिंग, ये मुंबई में ये जगह, ये पूरा क्लियर। तो जो फ्लक्चुएटिंग है वो उतना आइडेंटिफिएबल नहीं एग्जैक्ट, लेकिन फिक्स वाले में पॉसिबल है क्योंकि वो दिख रही है साफ साफ। स्टॉक चेंज होगा, कीप्स ऑन चेंजिंग। अब इसमें हम जब हमने स्टार्ट किया था सेक्शन 77 से 87 तक जाना है, हमें कुछ पॉइंट्स देखना है। सबसे पहले सेक्शन 77 बात करता है चार्ज का कि किसकी ड्यूटी है चार्ज को रजिस्टर कराना। अब मैं जब चार चार चिल्लाऊंगा सबको याद रहेगा चार्ज क्या है, पता है सबको। किसकी ड्यूटी है चार्ज को रजिस्टर कराना? प्रायोरिटी किसकी, सबसे पहली ड्यूटी किसकी बनती है? कंपनी, हैशटैग कंपनी, ठीक। दूसरी ड्यूटी किसकी है? चार्ज होल्डर ब्रैकेट में बैंक। और तीसरा एक पर्सन और है, परचेजर, वो भी आएगा। इसके अलावा पूरे चार्ज के चैप्टर में कुछ नहीं लिखा हुआ है, यही तीन लोग हैं। प्राइमरी ड्यूटी लॉ ने किसको दे रखी है? कंपनी। मतलब रिलायंस ले रहा है लोन तो रिलायंस रजिस्टर कराए। अब इसी में टाइम लिमिट होगी, कितने दिन में कराना है, फिर क्या होगा, ये कॉन्सिक्वेंसेस हम पढ़ने चल रहे हैं। और अब तो बहुत इजी इजी चीजें, अब आपको इजी लगेगा, इसमें कोई इतना टेंशन लेने की बात नहीं है। पहले अभी सेक्शन 77 पढ़ेंगे, समझेंगे, रीड अंडरस्टैंड लर्न, और उसके बाद पॉइंट वाइज दिमाग में सेट करेंगे इसको, ए टू जेड पूरा सेक्शन। तो हम पढ़ने चल रहे हैं क्या? ड्यूटी टू रजिस्टर अ चार्ज। किसकी ड्यूटी है? ड्यूटी टू रजिस्टर अ चार्ज किसकी ड्यूटी है? दिमाग में आपने सेट कर रखा ऑलरेडी, ठीक है। अब एक बार लॉ मेकर्स के एंगल से देख लेते हैं पहले थोड़ा सा, फिर इसको हम ब्रीफिंग करेंगे और इसको अपने हिसाब से पॉइंट्स बना के लिख लेंगे चाहेंगे तो। नहीं तो मैं नोट्स तो भेज ही दूंगा इसके। बट मेन मुद्दा मेरा क्या है कि समझना आना चाहिए आपको, पूरा समझना होना चाहिए, पूरा तैयार होना चाहिए टू जेड ब्लड में। लिखना कैसे वो मैं बताऊंगा। सबसे पहले आप देखो, जैसा कि आपने बोला था, सबसे पहले किसकी ड्यूटी हो रही है? सबसे पहले लॉ मेकर्स ने किसको दिया? दूसरा ऑप्शन किसको दिया? तीसरा ऑप्शन किसको दिया? समझ में आ रहा है? तीन ही ऑप्शन, उसके अलावा कुछ है ही नहीं। आपसे कोई क्वेश्चन पूछेगा चार्ज रजिस्टर कौन है? जनरली कंपनी, अगर फेल हो गई तो बैंक, हैशटैग चार्ज होल्डर बोलते हैं उसको, और थर्ड है परचेजर। यही तीन लोग हैं। चलो देखते हैं। इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ द कंपनी क्रिएटिंग चार्ज विद इन और आउटसाइड इंडिया ऑन इट्स प्रॉपर्टी और एसेट्स। अब मुझे बताने की जरूरत नहीं, सब डिटेल में आपने कर रखा है। और एनी ऑफ इट्स अंडरटेकिंग, चाहे टेंजिबल हो चाहे अदरवाइज, सिचुएटेड इन और आउटसाइड इंडिया टू रजिस्टर पर्टिकुलर्स ऑफ चार्ज। किसकी ड्यूटी बनती है रजिस्टर करना चार्ज को? कंपनी की ड्यूटी बनती है। ये लॉ कह रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें कह रहा है जहां पे लोकेशन होगी एसेट्स की, उस पर डिपेंड करेगा चार्ज रजिस्टर कराना। मेन मुद्दे की बात क्या है हमारे लिए? अब जैसे प्रॉपर्टी मैं बताना नहीं चाहूंगा, इसमें देखो इंटेंजिबल एसेट्स क्या है, ये सब पता है आपको, भी मैंने बता रखा ऑलरेडी, इन्होंने थोड़ा डिटेल में दे दिया है। लैंड एंड बिल्डिंग, ये सब टेंजिबल इंटेंजिबल क्या है मैं सब ऑलरेडी बता चुका हूं। मेरे मुद्दे की बात क्या है? मुद्दे की बात है कि पहला क्वेश्चन आपने सॉल्व कर लिया है, और अगर मान लो मॉर्गेज होता है, सपोज दैट मैं इमोल प्रॉपर्टी रख के, कुछ गिरवी रख के, इमोल प्रॉपर्टी रख के कुछ लेता हूं, तो उसको मॉर्गेज कहा जाएगा। आपने पढ़ा हुआ है, वही लाइन उन्होंने यहां पे लिख दी है। क्या? चार्ज इज क्रिएटेड बाय द डिपॉजिट ऑफ टाइटल। किस केस में? मॉर्गेज के केस में। ये भी तो रजिस्ट्रेबल है बाय द बोरोइंग कंपनी। अगर रिलायंस अपनी बिल्डिंग को गिरवी रख के
चार्ज क्रिएट, मॉर्गेज क्रिएट करके चार्ज क्रिएट कर रहा है, तो भी तो उसकी ड्यूटी बनती है क्या कराने के लिए, रजिस्टर चार्ज। तो इसमें सिंपल सबसे पहला, ड्यूटी टू रजिस्टर किसकी ड्यूटी है, कंपनी की ड्यूटी है। कौन रजिस्टर कराएगा आरओसी के पास, कितने दिन में कराएगा वो आगे आएगा, टाइम लिमिट आगे आएगा। लेकिन अभी के लिए क्या पूरी क्लास को क्लियर हो गया पानी की तरह कि सबसे पहले ड्यूटी किसकी बनती है, रजिस्ट्रार के पास जाके वो रजिस्टर करा दे चार्ज, कंपनी की। इसमें कोई प्रॉब्लम नो। सेकेंड ऑप्शन लॉ ने किसको दिया है, बैंक को। बैंक बोले तो लेंडर, चार्ज होल्डर बोले तो बैंक, ऐसे समझोगे ज्यादा बेटर आप, बैंक मान लो, उसको चार्ज होल्डर बोलते हैं। अगर मान लो बोरोइंग कंपनी फेल हो गई, भाई बोरोइंग कंपनी फेल हो गई, पहले लॉ ने किसको मौका दिया रजिस्टर कराओ, बोरोइंग कंपनी फेल हो गई, वो टाइम लिमिट जो दी गई उसके अंदर 30 दिन है, अभी आगे आएगा, तो बैंक खुद से उसको रजिस्टर करा सकता है आरओसी के पास। कौन करा सकता है, बैंक, मतलब चार्ज होल्डर। क्यों, क्योंकि अगर वो चार्ज उसने रजिस्टर नहीं कराया, कहां पे, आरओसी, मीनवाइल उसने किसी और से लोन ले लिया, क्योंकि उसके एसेट्स पे चार्ज क्रिएट नहीं, देखो सीक्वेंस देखो, चार्ज कोई क्रिएट है नहीं, मीनवाइल वो आईसीआईसीआई बैंक के पास गया और वहां से क्या करा लिया उसने, लोन ले लिया, और आईसीआईसीआई बैंक चार्ज होल्डर है और आईसीआईसीआई बैंक ने उस पर चार्ज क्रिएट कर लिया। लो, पहले किसने क्रिएट कर लिया, तो मेरा क्वेश्चन है कौन है सिक्योर्ड क्रेडिटर, कौन अनसिक्योर्ड हो गया, अब आईसीआई क्या हो गया, सिक्योर्ड क्रेडिटर, क्योंकि उसका रजिस्टर हो गया चार्ज, और एचडीएफसी क्या बना रहेगा। इसीलिए लॉ मेकर ने सेकंड ऑप्शन किसको दे रखा है, बैंक को, चार्ज होल्डर को। अगर वो फेल हो जाए तो भैया तुम करा लेना, कहीं आफत आ जाए वो कहीं और ले ले लोन, और बाद में वो उस पर चार्ज क्रिएट कर ले, तो बाद में आप कुछ नहीं कर पाओगे, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर रह जाओगे आप। अब समझ आया लॉजिक क्या है, सेक्शन 78 में इस पर बात करेंगे। सेकंड ऑप्शन किसको दे रखा है, चार्ज होल्डर। थर्ड ऑप्शन किसको दे रखा है, परचेजर को। अगर मान लो कंपनी परचेज की, वेर अ कंपनी परचेज सम प्रॉपर्टी इन हुज केस चार्ज इज ऑलरेडी क्रिएटेड, रजिस्टर्ड। मान लो कोई प्रॉपर्टी परचेज की और उस एसेट से ऑलरेडी चार्ज क्रिएट है, तो अब क्या होगा, चार्ज क्रिएट, ये अपने नाम से उस पर चार्ज क्रिएट कर लेगा जो परचेजर है, तो वो भी उसकी ड्यूटी है कि वो बता दे किसको, रजिस्ट्रार को, तो वहां चेंज हो जाएगा, आगे आएगा इसमें। अच्छा, रजिस्टर कैसे होता है चार्ज, 30 डेज में, कितने दिन में होता है, अब ध्यान से देखना, आगे वैसे तो दोबारा आएगा ये, बस अभी के लिए इतना सुन लो। 30 डेज कहां से काउंट होंगे, क्रिएशन ऑफ चार्ज, जिस दिन चार्ज क्रिएट हुआ उसके 30 दिन के अंदर आपको वो चार्ज क्या करा लेना है, रजिस्टर करा लेना है। चार्ज क्रिएशन के, लोन मिलने के नहीं, पूरी लाइन सुन लेना, और लड़कों की दाद चाहूंगा इस पे, इस लाइन पे, बहुत दिल छूने वाली लाइनें हैं और मेरी फेवरेट लाइन है ये, कि जिस दिन लोन मिला वो डेट कंसीडर नहीं करेंगे, जिस दिन चार्ज क्रिएट हुआ उस दिन से 30 दिन। समझ में आ रहा है क्या, लेट से चार्ज क्रिएट हुआ आज 20th ऑफ दिसंबर, राइट, और कंपनी ने लोन दिया आपको 25 को, पैसा मिला एक्चुअल में 25 को, तो हमें आरओसी को कब बताना है, कहां से काउंट होगा, 20 या 25, पूरी क्लास सोचना शुरू करे, यस 20 से। ये नहीं कि जब लोन मिला, जब चार्ज कब क्रिएट हुआ, देखो, और लॉ मेकर ने क्या बोला, क्रिएशन ऑफ चार्ज, क्वेश्चन में दिया होगा कि इस डेट पे चार्ज क्रिएट हुआ, तो हमारे लिए रेलेवेंट डेट क्या है, जिस दिन पे चार्ज क्रिएट हुआ। लोन कब मिल रहा है, पैसा कब मिल रहा है, उसे कोई लेना देना, हमारा दिमाग किस पे रहेगा, ध्यान किस पे रहना चाहिए क्वेश्चन में, किस दिन, अपन को एक बात सोचना है, किस दिन चार्ज क्रिएट हुआ, अंदर से आया आंसर क्या, 20 को, और लिया लोन 25 को, 25 को पैसा रिसीव, कोई लेना देना। हमें क्या ध्यान रखना है, क्वेश्चन में नजर किस पे रहेगी, चीते की चाल बाज की नजर, और DI 1-2 की निगाहों पे संदेह नहीं करते, ठीक, उसमें तुरंत देखना है क्वेश्चन में क्या, और उसको अंडरलाइन कर देना अपनी पेन से, हाइलाइटर्स जो मन करे कर देना, लेकिन बस इतनी बात समझ में आई क्या। सबसे सिंपल पॉइंट बताया आपको कि चार्ज क्रिएशन की डेट लिया जाता है 30 दिन, चार्ज क्रिएशन, लोन कब मिला उसे कोई लेना देना नहीं। इतनी बात सिंपल सी है, सेक्शन 77 में ये सबको समझ में आ गया है। 3 लोगों को ऑप्शन दे रखा है, कौन कौन, कंपनी 30 दिन के अंदर नहीं करा पा रही है,
चार्ज होल्डर, और तीसरा परचेजर। ठीक है, कितने दिन के अंदर? 30 दिन के अंदर। अभी और डिटेल में आ रहा है। 30 दिन कहां से? डेट ऑफ क्रिएशन ऑफ चार्ज। क्या? डेट ऑफ क्रिएशन ऑफ चार्ज। अब वेरिफिकेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट ऑफ चार्ज। अरे भैया, जो चार्ज के जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो भी तो कोई वेरीफाई करेगा। देखो किसको पावर दे रखी है लॉ ने, चार्ज के डॉक्यूमेंट्स को कौन वेरीफाई कर सकता? पावर किसके पास? अगर मान लो इंस्ट्रूमेंट या डीड, प्रॉपर्टी की ओनरशिप जो लेटर, वो प्रॉपर्टी कहां सिचुएटेड है? आउटसाइड इंडिया। रिलायंस की प्रॉपर्टी है, लेकिन रिलायंस की प्रॉपर्टी लेट से यूके में है, ऐसा हो रहा है। ओनर तो रिलायंस ही है ना। तो आप कह रहे हैं तब कौन कर सकता है? तो वेरीफाइड बाई अ सर्टिफिकेट ईदर इशूड बाई द अंडर द सील ऑफ कंपनी, ऑफिशियल सिग्नेचर कंपनी के होंगे, राइट। पहला ऑप्शन किसके पास? कंपनी का ऑफिशियल सील लगा दो, ऑफिशियल सिग्नेचर लगा दो, हो गया काम। दूसरा ऑप्शन किसके पास है? कंपनी का कोई डायरेक्टर भी कर सकता है, या कंपनी सेक्रेटरी कर सकता है, या कोई ऑथराइज ऑफिसर ऑफ द चार्ज होल्डर। अगर बैंक का केस है तो वो करवा रहा है तो उसका कोई ऑफिसर कर सकता है। इन लोगों के पास पावर्स है। और लास्ट में अंडर द हैंड्स ऑफ सम अदर पर्सन अदर देन कंपनी हु इज इंटरेस्टेड इन द मॉर्गेज और चार्ज। आउटसाइड इंडिया अगर प्रॉपर्टी है तो थर्ड ऑप्शन एक और दे रखा है कि जिसके इंटरेस्ट में मॉर्गेज या चार्ज क्रिएट किया जा रहा है वो भी वेरीफाई कर सकता है, वो भी साइन कर सकता है। जैसे कोई लोन लेना, कोई बैंक है, कोई कुछ है जिसके फेवर में किया जाए तो वो भी साइन कर सकता है। इंडिया में उसको साइन करने के अलाउड है। बस ये वाला पॉइंट हटके ये दोनों सेम टू सेम है। प्रॉपर्टी अगर इंडिया में तो ये दोनों लोग वेरीफाई कर सकते हैं इंस्ट्रूमेंट को। कौन कौन? कंपनी ऑफिशियल सिग्नेचर अगर है तो वो लगा दो। दूसरा ऑप्शन कोई भी एक डायरेक्टर या कंपनी सेक्रेटरी या ऑथराइज ऑफिसर ऑफ अ चार्ज होल्डर। दैट्स इट। अब आ जाओ, ये इंपॉर्टेंट लाइन है, वो सिंपल लाइन थी, उसमें कुछ दिक्कत नहीं है। ये है इंपॉर्टेंट। टाइम लिमिट की बात कह रहा है। किसकी बात कह रहा है? अब ध्यान से, जो इस पॉइंट को बहुत ध्यान से समझ लेगा उसको समझो चार्ज का चैप्टर आ गया, कुछ भी नहीं है उसमें, बिल्कुल सिंपल। आप ध्यान से देखना, इसमें ना जो टाइम लिमिट की बात कर रहा है, एक्सटेंशन की बात कर रहा है, एक है चार्ज क्रिएट किया हो कंपनी ने कब, पहले ये देखो, बिफोर 2 नवंबर 2018 से पहले। कब क्रिएट कर रखा है? 2 नवंबर 2018 से पहले। और दूसरा ऑप्शन क्या है? ठीक है, क्योंकि आफ्टर 2 नवंबर 2018 के बाद से अमेंडमेंट हो चुकी है। क्या हो चुकी है? अमेंडमेंट हो चुकी है। और 2 नवंबर 2018 से पहले अगर किसी कंपनी ने चार्ज क्रिएट किया है तो उसको रजिस्ट्रेशन कब तक करवा लेना, ये बात है। क्वेश्चन समझो पहले। 2 नवंबर 2018 से पहले अगर किसी कंपनी ने कोई लोन ले रखा है तो चार्ज क्रिएट करके रजिस्टर करा लो, और लॉ ने उसको टाइम लिमिट दे दी। समझ में आ रहा है? दूसरा, अमेंडमेंट के बाद 2 नवंबर 2018 के बाद जो आज का सिनारियो अब चल रहा है, प्रेजेंट केस अभी जो चल रहा है, मतलब आज की डेट के लिए जो रेलेवेंट प्रोविजंस है, जो आज एप्लीकेबल है, 2 नवंबर 2018 के बाद वाला हमारे लिए रेलेवेंट कौन सा है? 2 नवंबर 2018 के बाद वाला, वही तो चल रहा है अभी एप्लीकेबल। ये वाला जो प्रोविजन है, चार्ज क्रिएटेड 2 नवंबर 2018 से पहले, उससे पहले अगर किसी कंपनी ने चार्ज क्रिएट किया था, रजिस्टर कराने के लिए एक ड्यू डेट दे दी गई थी, कितने टाइम में तुम करा लो, वरना 2 नवंबर 2018 के बाद जो अब सारी कंपनीज हैं चार्ज क्रिएट करने की, उनकी टाइम लिमिट अलग है। पहले तो हम देखेंगे करंट में, अगर मैं बताऊं ये डेट हमारे लिए रेलेवेंट है या इररेलेवेंट हो गई आज? जल्दी बता दो, अब सारे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स सोच के बता दें। चेंज हो चुकी है। हमारे लिए जो रेलेवेंट डेट है वो ये है, पेपर के लिए जो रेलेवेंट डेट है वो ये है, एग्जाम के लिए जो रेलेवेंट डेट है ये है। ये जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन दे दी गई, पहले क्या सिचुएशन थी, अमेंडमेंट से पहले क्या सिचुएशन थी। हमारे लिए रेलेवेंट क्या है, फिर पेपर के लिए रेलेवेंट क्या है, ये। और हमें याद क्या रखना, ये। उसको भी ब्रीफ कर दूंगा अभी थोड़ी देर में, उसके बारे में भी बताऊंगा, लेकिन पहले जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है उसको हमारे ब्लड में जाना चाहिए। हम पढ़ रहे हैं क्या? टाइम लिमिट। क्या पढ़ रहे हैं? टाइम लिमिट, कि कितने टाइम में चार्ज रजिस्टर हो जाना चाहिए। ध्यान सुनना,
यही चार्ट आपको दिमाग में कॉपी पेस्ट मार लेना है, कुछ नया नहीं, दिमाग में सेट। पहले सुनना ध्यान से, स्पाइनल कॉर्ड सीधी करके, क्योंकि अभी क्वेश्चन आएगा इसके बाद, फिर सबको एकदम एक्टिव देखूंगा कितने सेकंड में आंसर आता है। आज की डेट में जो रेलेवेंट जो प्रोविजन है चार्ज रजिस्ट्रेशन कराने के 2 नवंबर 2018 के अमेंडमेंट के बाद, आज का जो रेलेवेंट है वो यही है। चार्ज क्रिएट होने के कितने दिन के अंदर चार्ज रजिस्टर करा लेना? 30 डेज के अंदर। लॉ ने कितना टाइम दिया हुआ है? डेट ऑफ चार्ज क्रिएशन से 30 डेज के अंदर चार्ज क्या कर लेना? रजिस्टर करा लेना। ये लॉ ने बोला है। मिनिमम मतलब कितने दिन का टाइम दिया हुआ लिमिट? 30 डेज फ्रॉम डेट ऑफ क्रिएशन ऑफ चार्ज। ठीक है, अगर मान लो आपने रजिस्टर नहीं कराया 30 डेज में, तो लॉ ने एक काम कहा, लॉ मेकर ने कहा एक काम करो 30 दिन और ले लो, नेक्स्ट 30 डेज में करा लेना, मतलब 60 डेज फ्रॉम द क्रिएशन ऑफ चार्ज। बट इसके लिए आपको कौन सी फीस देनी पड़ेगी? यहां थी नॉर्मल फीस, इसके लिए क्या? ठीक है, अब कुछ लोग होते हैं बहुत व्यस्त होते हैं, उनके पास टाइम नहीं होता चार्ज वार्ज का, तो वो और भूल गए। अगर आप भूल गए तो लॉ मेकर का कोई बात नहीं, अगले 30 दिन में और मौका दे रहे हैं आपको, नेक्स्ट 30 डेज, मतलब इफ नॉट रजिस्टर्ड इन नेक्स्ट 30 डेज, मतलब जैसे 30 दिन पहले कराना था, फिर 30 दिन आपको दे दिया। जनरली डेट ऑफ क्रिएशन 60 डेज हो गए। अब लॉ कह रहा है एक काम करो, अगर अब भी आप नहीं करा पाए तो लॉ कह रहा है रजिस्टर कर लो फर्दर 60 डेज, 60 दिन और ले लो हमसे। कितने दिन ले लो? 60 तो मिल ही चुके हैं, 60 और ऐड कर लो, बस हमें क्या दे देना? एड वैल्यूरम फीस। एड वैल्यूरम का मतलब होता है अकॉर्डिंग टू वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी, अकॉर्डिंग टू वैल्यू फीस दे देना। जैसे जितने अमाउंट का चार्ज क्रिएट है, जितने अमाउंट का लोन है, उसी हिसाब से हम आपसे क्या चार्ज करेंगे? फीस। गवर्नमेंट को फायदा सबसे ज्यादा किस में होगा? तीनों में। सोच के बताओ सभी लोग, तीनों में सबसे ज्यादा बढ़िया पैसा कौन से में आएगा? एड वैल्यूरम। समझ में आ रहा है? पहले दिमाग में आपके 3 तरह की फीस चलनी चाहिए। नॉर्मल फीस, नॉर्मल फीस फॉर नॉर्मल पीपल, शरीफ लोग। दूसरा, देर से जागने वाले, अचानक से 5 मिनट पूरा काम करने वाले, ठीक, उनके लिए एडिशनल 30 डेज और एडिशनल फीस। एडिशनल 30 डेज मतलब 30 + 30 60 डेज हो गए क्रिएशन से। और थर्ड ऑप्शन, फिर लास्ट ऑप्शन, जो क्लास 10:10 लेट हो चुकी हो, उसके बाद फिर जागने वाले लोग, क्या होगा आज? तो इनके लिए लॉ मेकर ने क्या बोला? एक काम करो, टेंशन मतलब 60 मिनट बाद आना, क्लास पूरी हो जाने दो, मतलब 60 डेज का और एडिशन ले लो आप, लेकिन हमें क्या दे देना? एड वैल्यूरम फीस। क्या? एड वैल्यूरम फीस। समझ में आ रहा है क्या? एक बार एड वैल्यूरम का मतलब देख लो। एड वैल्यूरम मतलब इन प्रोपोर्शन टू द एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ ट्रांजैक्शंस कवर्ड इट केस बेस्ड ऑन द वैल्यू ऑफ चार्ज। मतलब जितना लोन आपको मिला है सिक्योरिटी के अगेंस्ट, उसी पे परसेंटेज वाइज फीस लगेगी, अकॉर्डिंग टू द वैल्यू ऑफ लोन। गवर्नमेंट को तो फायदा ही फायदा है। अब आपसे कोई क्वेश्चन पूछे, बहुत सरल सा क्वेश्चन, कि सीए साहब ये बता दो बस कि चार्ज कितने दिन में क्रिएट हो जाना चाहिए? 30 डेज कहां से? डेट ऑफ क्रिएशन, ठीक। व्हाट इफ कि मैं नहीं कर पाया, कौन सी फीस लगेगी मुझे? पहले नॉर्मल फीस। मैं नहीं कर पाया, अब क्या होगा? नेक्स्ट 30 डेज मुझे मौका है कि मैं कौन सी फीस देके कर लूंगा? एडिशनल 30 डेज मिले एडिशनल फीस के साथ, इफेक्टिवली कितने दिन मिल गए क्रिएशन से? 60 डेज। फिर भी मैं नहीं कर पाया, अब क्या ऑप्शन है? 60 डेज और ले ले, बट गवर्नमेंट को क्या दे दो? एड वैल्यूरम फीस दे दो, फिर भी रजिस्टर आप करा सकते हो। दिस इज द टाइम लिमिट विच इज प्रोवाइडेड अंडर द कंपनीज एक्ट। समझ में आ रहा है? इसके अलावा कोई टाइम लिमिट नहीं है, यही टाइम लिमिट है। और आज की डेट में जो रियल लाइफ में जो एप्लीकेबल लिमिट्स हैं, जो हमारे लिए रेलेवेंट है, वो यही है। पेपर में भी जो क्वेश्चन आएगा वो इन्हीं लिमिट से आएगा क्वेश्चन। कितने लोगों को समझ में आ गया? समझ में आ रहा है क्या? अब उसमें मान लो ये अलग है, दिस वन। कितने लोगों के सरल एकदम दिमाग में सेट हो गया है? 100% रेशियो चाहिए तभी मैं आगे बढ़ूंगा सबको। अब आपसे कोई क्वेश्चन पूछेगा कि चार्ज कितने दिन में रजिस्टर करवाऊं?
30 डेज में करवा लेना डेट ऑफ क्रिएशन से, नहीं करवा पाए फिर कितने दिन, 30 दिन और ले लेना एडिशनल फीस के साथ, एडिशनल 30 डे एडिशनल फीस, 60 डेज हो गए फ्रॉम देयर, उससे भी काम नहीं बना, नेक्स्ट 60 डेज और ले लो आप, बस फीस कौन सी होगी, एड वैलोरम, और आप रजिस्ट्रेशन करवा लेना। इतनी बात समझ में आई क्या? ये है टाइम लिमिट टू रजिस्टर चार्ज। कौन करवा सकता है चार्ज रजिस्टर? कंपनी, चार्ज होल्डर, बैंक और परचेजर। ठीक है, ये ऑप्शंस पता है आपको। अब एक बात यहां पे हम देख लेते हैं, 2 नवंबर 2018 से पहले की क्या सिचुएशन थी। उससे पहले अगर कोई कंपनी का चार्ज क्रिएट है तो लॉ मेकर ने क्या बोला? लॉ मेकर ने बोला अगर 2 नवंबर 2018 से पहले का केस है तो कितने दिन में रजिस्टर करा लेना, 30 डेज जब से चार्ज क्रिएट हो, वही सेम। अगर नहीं करा पाए तो लॉ मेकर ने कितने दिन दे दिए, कितने दिन दे दिए, कितने दिन दे दिए, और लेकिन फीस कौन सी मांग रहे हैं, देखो वही सेम टू सेम एडिशनल। और उसके बाद भी 300 दिन में भी कुछ नहीं हुआ आपका, तो लॉ ने क्या बोला, विद इन 6 मंथ फ्रॉम द अमेंडमेंट के बाद 2 नवंबर 2018 से 6 महीने और ले लो, 6 मंथ यहां से 6 महीने और ले लो, और एडिशनल फीस एंड डिफरेंस फीस एज एप्लीकेबल, और फिर करा लो जनरली। तो पहले सिचुएशन क्या थी, पहले 30 दिन पहले भी थी, और अगर 30 दिन नहीं करवाया तो लॉ मेकर ने 300 दिन और दे दिया एडिशनल फीस पे। 300 दिन में नहीं करा पाए तो क्या बोला, अब ये जो अमेंडमेंट हो गई ना 2 नवंबर 2018 के बाद, कान खोल के सुन लो, तो मैं 6 महीने दे रहा हूं, रजिस्टर करा लो, नहीं तो ऑटोमेटिक इसमें वो मान लेंगे। समझ में आ रहा है? हमारे लिए रेलेवेंट ये नहीं है, पेपर के लिए हमारे लिए रेलेवेंट क्या है, ये जो हमें पेपर में आएगा, जो हमें याद रखना है। कितने लोगों को याद हो चुका है क्लास में? याद हो गया क्या? हो गया क्या? ठीक है। अब देखो, एक्सटेंशन टाइम अगर आपको लेना है, एक्सटेंशन टाइम बोले तो वही जो आपने देखा ना, एडिशनल टाइम, फिर एड वैलोरम, वो याद आ रहा है, 30 + 30 + 60 अलग से, याद आ रहा है? तो कह रहा है उसके लिए क्या फॉर्मेलिटीज है। कंपनी इज रिक्वायर्ड टू मेक एन एप्लीकेशन टू द रजिस्ट्रार, प्रेस्क्राइब फॉर्म में जाएगा, एक्सटेंशन के लिए आपको रजिस्ट्रार को देना पड़ेगा। सपोर्टेड बाय डिक्लेरेशन फ्रॉम द कंपनी, कंपनी से डिक्लेरेशन जाएगा, और सिग्नेचर किसके होंगे उस पे, कंपनी सेक्रेटरी कंपनी का या डायरेक्टर के। सच बिलेटेड फाइलिंग शैल नॉट एडवर्सली अफेक्ट द राइट ऑफ इंटरवीनिंग क्रेडिटर्स। तो ये अप्रूव करेगा कि इससे जो बिलेटेड फाइलिंग कर रहे हैं हम, जो ये एक्सटेंशन मांग रहे हैं, इससे हमारे क्रेडिटर के ऊपर कोई असर नहीं पड़ रहा है। आफ्टर रिसीट ऑफ एप्लीकेशन एक्सटेंशन टाइम द रजिस्ट्रार, अगर रजिस्ट्रार सर्टिफाइड है कि भैया ओरिजिनल 30 डेज में नहीं हो पाया ड्यू टू सम रीजंस, तो वो एक्सटेंशन आपको अलाउड कर देगा। बस उससे किसी क्रेडिटर का राइट अफेक्ट नहीं होना चाहिए। अब भाई, अब क्या प्रमाण है कि मेरा चार्ज रजिस्टर्ड हो गया? एक बार बताओ, मैं जाके घूम घूम के कह रहा हूं मेरा चार्ज रजिस्टर्ड हो गया, मान लेंगे क्या दुनिया? ये दुनिया सबूत मांगती है। तुम जाके कह दो मैं सीएफ इंटर क्लियर हो गया, मान लेंगे सब? कहेंगे दिखाओ पिंक पेपर जहां लिखा हो सक्सेसफुल, बोलते हैं नहीं बोलते? ऐसे कैसे मान लेंगे चार्ज रजिस्टर्ड हो गया? उसके लिए क्या लेना पड़ेगा आपको, और ये कौन देगा? रजिस्ट्रार देगा। कौन देगा? रजिस्ट्रार। देखो, जब चार्ज क्रिएट हो गया, रजिस्टर्ड हो गया, तो रजिस्ट्रार ऑफ द कंपनीज इशू करेगा आपको क्या? सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, प्रेस्क्राइब फॉर्म में आपको देगा। और ये किस बात का कंक्लूसिव एविडेंस होगा, किस बात का प्रमाण होगा कि भैया जो ये चार्ज का चैप्टर है ना, चैप्टर 6 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, मतलब चार्ज वाला सेक्शन जितने हैं उसको ये कंप्लाई कर लिया है इस कंपनी ने। इस कंपनी ने चार्ज के चैप्टर को मान लिया है, उसको कंप्लाई किया है लीगली। समझ में आ रहा है क्या? तो सर्टिफिकेट मिल जाएगा किसको? एक सर्टिफिकेट मिलेगा कंपनी को, एक सर्टिफिकेट देगा, एक कॉपी देगा किसको? चार्ज होल्डर मतलब बैंक को। समझ में आ रहा है क्या? किसको किसको मिलेगा? एक कंपनी को, एक चार्ज होल्डर को सर्टिफिकेट दे देगा। ये लिमिट वाली बातें किसके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होंगी? सेक्शन 77 किस पे एप्लीकेबल नहीं होगा? अगर भैया जो काम कर रहे हो किसकी कंसल्टेशन से कर रहे हो? सिंपल सी बात, जब आरबीआई खड़ा है आपके साथ तो फिर क्या दिक्कत है? आरबीआई की कंसल्टेशन कोई काम हो रहा है,
स्पेसिफिक केसेस में गवर्नमेंट अपने आप को बचाने के लिए और सारी चीजों के लिए आरबीआई वाला प्रोविजन खोल रखा है, स्पेशल केसेस के लिए रख रखा लॉ मेकर ने। कितने लोगों को ये 77 सेक्शन की मेन बातें समझ में आ गई जो मेन लाइन थी? 77 सेक्शन को अगर मैं आपसे बोलूं कोई भी 6 पॉइंट लिखो तो क्या लिखोगे? नोट डाउन एनी 6 पॉइंट्स, क्या क्या बताओगे? यस, हु हैव पावर, किसको किसको लॉ में पावर दी गई है रजिस्टर कराने की? चार्ज, फर्स्ट पावर कंपनी को, दूसरा चार्ज और तीसरा, ठीक है। अच्छा मान लो मेरी एसेट्स अगर आउटसाइड इंडिया है तो वेरिफिकेशन कौन करेगा उस डॉक्यूमेंट पे? या तो कंपनी का ऑफिशियल सील लगा दो, उससे काम चल जाएगा। दूसरा ऑप्शन, एनी डायरेक्टर और कंपनी सेक्रेटरी ऑफ द कंपनी और ऑफिसर ऑफ अ चार्ज होल्डर, खत्म कहानी। तीसरा एक नया ऑप्शन इसमें दिया गया है, जिसके इंटरेस्ट में हम वो चार्ज क्रिएट कर रहे हैं उस फॉरेन कंपनी में, वो फॉरेन कंट्री में वो कर सकता है। और इंडिया में ऊपर के 2 पॉइंट कॉपी पेस्ट मार दो, वही खत्म कहानी। अच्छा टाइम लिमिट क्या है चार्ज की? 30 प्लस 30 प्लस 60, 30 नॉर्मल फीस, 30 एडिशनल फीस एंड 60 एड वैलोरम फीस, ठीक है। अब ये रजिस्टर होने का प्रमाण क्या होगा? सर्टिफिकेट कौन देगा? किसको किसको मिलेगा? कंपनी और चार्ज होल्डर, दैट्स इट। मैंने आपको बताया था पहला ऑप्शन किसके पास है रजिस्टर कराने का? कंपनी के पास है। और दूसरा ऑप्शन किसके पास है? चार्ज होल्डर के। पहला ऑप्शन किसके पास है? कंपनी। दूसरा, अब मैंने आपको बताया था कि वो क्या रीजन है जो लॉ मेकर ने बैंक को भी ऑप्शन दे दिया, भैया तुम करा लेना रजिस्टर, बताया था, ताकि उनको प्रोटेक्ट कर सके। प्रोटेक्शन हो सकती है, मान लो उसने नहीं कराया जानबूझ के, मीनवाइल उसने किसी और से लोन ले लिया और उसका चार्ज रजिस्टर करा दिया, तो ये तो बेचारे अनसिक्योर्ड क्रेडिटर हो गए ना, वो सिक्योर्ड बन जाएंगे। तो इनको भी ऑप्शन दिया है। अब इस चार्ट को बस देखना और सबको याद हो जाएगा, इस चार्ट को याद रखना है आपको। कंपनी क्रिएटिंग चार्ज मस्ट रजिस्टर सेट चार्ज, ये हमने पहले पढ़ा, कितने दिन में? 30 प्लस 30 60, याद आ रहा है? किसकी ड्यूटी है पहले? कंपनी की। अगर कंपनी फेल हो जाती है 30 डेज में करना रजिस्टर। कंपनी फेल हो गई, रिलायंस फेल हो गई रजिस्टर करवाने में 30 दिन में, तो ये जो बैंक है ना चार्ज होल्डर, खुद से अप्लाई कर सकता है किसको? रजिस्ट्रार को। समझ में आ रहा है क्या? देखो, अगर रजिस्ट्रार को अप्लाई करेगा तो 2 चीजें होंगी, या तो रिलायंस को कोई ऑब्जेक्शन होगा उस बात से, और या रिलायंस को कोई ऑब्जेक्शन नहीं होगा, क्योंकि प्राइमरी ड्यूटी किसकी है? कंपनी की। तो 2 बातें होंगी, या तो रिलायंस को या तो कंपनी कोई ऑब्जेक्शन होगा तो क्या होगा, अगर ऑब्जेक्शन नहीं है तो क्या होगा। सबसे पहले देखेंगे कि रिलायंस को कोई ऑब्जेक्शन नहीं था, अगर एचडीएफसी रजिस्टर कराए तो रिलायंस को कोई प्रॉब्लम नहीं थी। द रजिस्ट्रार शैल गिव अ नोटिस टू द कंपनी, जैसे ही ये एप्लीकेशन लेके बैंक रजिस्ट्रार के पास जाएगा, कौन? चार्ज होल्डर, वो बैंक, तो तुरंत एक नोटिस इश्यू होगी रिलायंस को, एक कंपनी को, ठीक, कि तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है इससे, ये रजिस्टर कराने आए हुए। अगर मान लो कोई ऑब्जेक्शन नहीं रिसीव होता है उस कंपनी से, रिलायंस से, आपके एग्जांपल में, तो रजिस्ट्रार विल रजिस्टर चार्ज विद इन पीरियड ऑफ 14 डेज। कितने दिन के अंदर रजिस्टर कर देगा? 14 डेज। इंपॉर्टेंट है पॉइंट ये, कितने दिन के अंदर रजिस्टर करेगा अगर ऑब्जेक्शन नहीं रिसीव हो? 14 डेज आफ्टर गिविंग नोटिस टू द कंपनी। कंपनी को नोटिस देने के 14 डेज बाद रजिस्टर कर देगा। व्हाट इफ कि रिलायंस ने कोई ऑब्जेक्शन रेज कर दिया कि क्यों, ड्यू टू सम रीजन दिखा दिया कि इस वजह से हम रजिस्टर नहीं कर पाए, कोई वैलिड रीजन दे दिया रिलायंस ने। इफ कंपनी रजिस्टर बाय इटसेल्फ सफिशिएंट कॉज, सफिशिएंट कॉज बता दिया किसने? रिलायंस ने, कि मैं क्यों नहीं कर पाया 30 दिन में, रिलायंस ने रिप्लाई फाइल कर दिया, द चार्ज शुड नॉट बी रजिस्टर्ड एज प्रोवाइडेड। तब रजिस्ट्रार वो चार्ज रजिस्टर नहीं करेगा, किसका? बैंक वाला। एंड रजिस्ट्रार शैल अलाउ रजिस्ट्रेशन बाय चार्ज होल्डर, शैल नॉट बी अलाउड बाय द चार्ज होल्डर। तो चार्ज होल्डर रजिस्टर नहीं करा पाएंगे। अच्छा, चार्ज होल्डर वो बैंक रजिस्टर कब करा गया? जब ऑब्जेक्शन रिसीव होगा या ऑब्जेक्शन नहीं होगा कोई? जब कोई ऑब्जेक्शन ना हो कंपनी को तो चार्ज होल्डर रजिस्टर करा सकते हैं। कितने दिन के टाइम में करेगा? 14 डेज आफ्टर द गिविंग अ नोटिस। अगर ऑब्जेक्शन रिसीव हुआ तो क्या सिचुएशन बनेगी?
तो नहीं करा पाएगा, अगर सफिशिएंट कॉज बता दिया उसने तो। इतनी बात समझ में आई क्या? अच्छा ये बताओ, चार्ज फ्री में नहीं होता है, रजिस्टर कराने की फीस लगती है। लेट से बैंक ने फीस दे दी, वो पैसा बैंक अपनी जेब से भरेगा या कंपनी से लेगा? क्योंकि प्राइमरी ड्यूटी किसकी थी? कंपनी की। तो ये लाइन पढ़ो, रिकवरी ऑफ फीस इन केस ऑफ रजिस्ट्रेशन इज इफेक्टेड ऑन एप्लीकेशन मेड बाय द चार्ज होल्डर। मतलब बैंक ने वो रजिस्ट्रेशन कराया, कराना किसको चाहिए था? कंपनी को। द पर्सन शैल बी एंटाइटल्ड टू रिकवर फ्रॉम द कंपनी द अमाउंट ऑफ फीस एंड एडिशनल फीस एज द केस में बी। जो फीस वगैरह पे कर रखा है वो कौन रिसीव करेगा? कंपनी रिसीव करेगी। इतने सिंपल सी बात समझ में आई क्या? आज इतना ही पढ़ेंगे बस, ज्यादा नहीं। सेक्शन 77 में ड्यूटी बताई गई है, कौन रजिस्टर करेगा चार्ज। 78 में क्या बताया गया है? चार्ज होल्डर कब कर सकता है, कितने टाइम में, यही पॉइंट है। ड्यूटी आपने देख ली, सारे प्रोविजंस देख लिए, अब टाइम लिमिट भी देख लिया आपने, 30 + 30 + 60, नॉर्मल, एडिशनल, एड वैलोरम, ये भी देख ले। कहां से काउंट होगा? डेट ऑफ क्रिएशन ऑफ चार्ज, डेट ऑफ क्रिएशन ऑफ चार्ज, डेट ऑफ क्रिएशन ऑफ चार्ज, डेट ऑफ क्रिएशन ऑफ चार्ज। चार्ज होल्डर कैसे बना? वो चार्ज दिमाग में बन रहा है। बैंक जा रहा है रजिस्टर कराने चार्ज, तो केस दो बनेंगे, इफ ऑब्जेक्शन इज नॉट रिसीव, इफ ऑब्जेक्शन इज रिसीव। अगर ऑब्जेक्शन रिसीव नहीं होता तो क्या होगा? नोटिस इशू करने के किसको? कंपनी को 14 डेज के अंदर क्या हो जाएगा? चार्ज रजिस्टर हो जाएगा। अगर ऑब्जेक्शन रिसीव हुआ, अगर सफिशिएंट रिप्लाई मैंने फाइल कर दिया एज ए कंपनी, तो रजिस्टर नहीं होगा, कैंसिल हो जाएगा। ठीक है। अच्छा मान लो फर्स्ट केस हुआ, रजिस्टर हो गया, बैंक ने रजिस्टर करा लिया, फीस जो पे किया बैंक ने आरओसी को, ये पैसा किससे लेगा? कौन देगा? कंपनी। चलो इन्हीं शब्दों के साथ, चार्ज होल्डर का भी सेम वही टाइम लिमिट, हाँ वही ऐसे चलता रहेगा, 30 + 30 + 120 ऐसे, ओ सॉरी 60, टोटल 120 हो गया ना, तो ऐसे चलता रहेगा। चलो सी यू नेक्स्ट क्लास, थैंक यू सो मच एवरीवन। इतना ही आज रिवाइज कर लेना घर पे आप लोग, जितना पढ़ा है बस उतना। डेली का अगर डेली करते जाओगे तो मैग्नेट हो जाएगा आपके चैप्टर्स में।